सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। परमपिता भगवान श्री महेश जिनके हम सब संतान हैं, उनको मेरा साष्टांग प्रणाम। आज के वेबिनार में प्रमुख माननीय श्री श्याम जी जाजू, प्रमुख मार्गदर्शक माननीय प्रदीप जी पेशकार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री किशन जी भंसाली, महामंत्री माननीय मदन लाल जी मनियार, उद्योग समिति के अध्यक्ष माननीय श्री गोपाल जी कासट, युवा संगठन के अध्यक्ष माननीय श्री हरजीत जी सारड़ा, महिला संगठन अध्यक्ष माननीय श्री अनुसुया मालू, सभी पदाधिकारी, सभी जिले के जिलाध्यक्ष, मंत्रीगण व मेरे समाज भाई बहने, सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले जिन बुजुर्गों ने महेश्वरी समाज का नाम सारे जगत में ऊंचाई तक पहुंचाया है, देश के विकास में लिए मेहनत की, इस देश की संस्कृति को वैभवशाली बनाया है, उन समाज के बुजुर्गों को मेरा नमन प्रणाम। अब मैं आज के प्रमुख अतिथि तथा विशेष मार्गदर्शक, उपस्थित सभी मान्यवर व अपने अपने घरों से देखने वाले, सुनने वाले समाज बंधुओं का स्वागत करने लिए आमंत्रित करता हूँ प्रांतीय महामंत्री माननीय मदन लाल जी मनियार। महेश, आप सभी को महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की ओर से स्वागत करते हुए मुझे हर्ष होता है। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की उद्योग विकास समिति और महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा, माहेश्वरी महिला संगठन, युवा संगठन, इन सबके सहयोग से हमने आज एक आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर एक वेबिनार रखा है, क्योंकि कोविड-19 के चलते उद्योग व्यापार में काफी क्षति है और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी कृषि, शैक्षणिक, आर्थिक, कामगार नीति, उद्योग नीति में काफी बदलाव करके एक नई योजना बनाई है। इस योजना की जानकारी हमारे समाज के हर उद्योजक तक पहुंचाने के लिए आज का ये प्रयास है। आज के इस वेबिनार में मैं हमारा सौभाग्य समझता हूं कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के आदरणीय श्याम जी जाजू हमारे यहाँ आज प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं उनका प्रदेश सभा की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। उसी प्रकार उद्योग मार्गदर्शक और प्रदेश संयोजक उद्योग आघाड़ी भाजपा महाराष्ट्र के प्रख्यात वक्ता श्री प्रदीप जी पेशकार, जिन्होंने अभी तक काफी वेबिनार में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर लोगों को काफी ज्ञान दिया है, काफी योजनाएं समझाई है, उनका हमें आज मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं प्रदेश सभा की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के वेबिनार में उपस्थित हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री किशन जी भंसाली, महिला संगठन की अध्यक्षा बहन अनुसुया जी मालू, युवा संगठन के हमारे अध्यक्ष हरदीप जी सारड़ा, सुनीता जी पल्लोड सचिव हैं, और डॉक्टर गोविंद जी मंत्री युवा सचिव, तथा आज के इस वेबिनार सेमिनार जिस समिति ने रखा है उद्योग विकास समिति, उसके समिति संयोजक सीए गोपाल जी कासट, और जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लिया है आज का कि हम पूरे अपने समाज को ज्ञानी बना के छोड़ दे इस योजना के लिए, तो ये ऐसे हमारे आदरणीय रवीश जी मारू और इस वेबिनार के लिए जुड़े हुए हमारे प्रदेश के जितने भी कोई माहेश्वरी गण है या अन्य भी है, सब पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष और उद्योजक, इन सभी का प्रदेश सभा की ओर से मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें जो लाभ मिलने वाला है, जो हम कई बार किताबों में या पेपर में पढ़ नहीं सकते, काफी चीजें ऐसी होती है कि एक बार कान पे आ जाए तो पूरा मन में ध्यान लेते हैं, तो ऐसा हमें आज मार्गदर्शन मिलने वाला है।
काफी लोग जुड़ चुके हैं, समय की पाबंदी है, अपने को 1.5 घंटे में पूरा सुनना है। सभी उपस्थितों का, सभी जुड़े वाले लोगों का, इसके लिए जो सहयोग देने वाली पूरी टीम है, टेक्निकल टीम है, इन सभी का मैं प्रदेश सभा की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद मनियार जी। अब मैं ओम प्रकाश जी बजाज से निवेदन करूंगा, महेश वंदना प्रस्तुत करें ऑडियो क्लिप द्वारा। बलिहारी
भावपूर्ण महेश वंदना के बाद में अब हम अपने मुख्य कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। मैं हमारे सबके लाडले उद्योग समिति के प्रमुख श्री गोपाल जी कासक, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उद्योगपति है, सामाजिक सार्वजनिक कामों में हमेशा लीन रहते हैं, उनको प्रस्तावना हेतु आमंत्रित करता हूँ। गोपाल जी कासक। सप्रेम जय महेश। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्रीमान श्यामजी साहब जाजू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा न्यू दिल्ली। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक श्रीमान प्रदीप जी पेशकार साहब, प्रदेश संयोजक उद्योग आघाड़ी भाजपा। आदरणीय श्री किशन जी भंसाली साहब, अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी संगठन, तथा अशोक जी बंग साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दक्षिणांचल, तथा श्रीमान सुरेंद्र जी मानधने साहब, श्रीमान मदनलाल जी मनियार साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक, युवा अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, महिला अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश, सभी गणमान्य, सभी मान्यवरों को नाम न लेते हुए सभी को प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने का हेतु यह है कि आत्मनिर्भर भारत, ये जो कुछ विषय है जो मोदी जी ने आप सब लोगों के लिए खुला किया है, सबसे एक अच्छी बात यह है कि आज कोविड की स्थिति में आज अपन सब थोड़े से भटके जैसे लग रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं, मगर ऐसा कोई समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में बहुत ही सराहनीय है और निश्चित स्वरूप से आप सब लोगों को और आप अपने सभी उद्योजकों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी अभी जैसा पेशकार साहब ने, रवीश जी मारू साहब ने और श्याम जी जाजू साहब की मदद से एक विषय, जो कोऑपरेटिव बैंक्स है उनके जो भी लोन लिए वाले जो उद्योजक है, जो ट्रेडर्स है, उनके लिए अलग से एक सर्कुलर निकालकर 2% का ब्याज में रियायत देने का, इंटरेस्ट सबवेंशन का एक सर्कुलर स्पेशली निकाला है। इसलिए मैं पेशकार साहब को और रवीश जी मारू को और श्याम जी जाजू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रास्ताविक बहुत ज्यादा लंबा न रखते हुए आप सबको रवि जी। हाँ जी, हमारे धन्यवाद गोपाल जी। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश संगठन के तीनों स्तंभ मजबूत है, प्रदेश सभा, युवा संगठन व महिला संगठन, तीनों का आदर व सम्मान व्यक्त करते हुए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना अपना मनोगत व्यक्त करें। सबसे पहले हमारे एनर्जेटिक युवा संगठक अध्यक्ष माननीय श्री हरजीत जी सारडा, आप आपका मनोगत व्यक्त करें। धन्यवाद रविशंकर जी। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी जो भारत की है, भारतीय जनता पार्टी, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे समाज के गौरव, जो भारत सरकार और माहेश्वरी समाज के बीच में दुआ बने हुए हैं और हमारे गौरवशाली समाज को एक बड़ा काम देने का, नाम देने का काम आदरणीय श्याम काका जी जाजू, आदरणीय पेशकार साहब जी, जिन्होंने 200 से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट लिए, हमारे प्यारे नरेंद्र भाई जी मोदी, पंत प्रधानमंत्री भारत के, जिनके माध्यम से इस कोरोना आपदा में जो चाइना वॉर चल रहा है, जो अनेक देशों से हमारा अलग अलग अच्छे संबंध है, कहाँ अलग संबंध है, व्यापारिक संबंध है, अब भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ऐसा विजन लेकर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमें सपना दिखाया है, इसके लिए अब हम माहेश्वरी समाज जोधपुर मीटिंग के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस काका जी ने जो कहा था कि मेरे सामने भारत का जीडीपी बैठा हुआ है, अब जीडीपी बैठा हुआ है, माहेश्वरी समाज ने हर समय हर पल देने का काम किया है, लेकिन हमारे समाज में भी जो वंचित लोग हैं, जो पैसे से कम के लोग हैं, जो खुद पर निर्भर नहीं है,
ऐसे लोगों को आत्मनिर्भर करने के लिए यह योजना समझाने के लिए हमारे पेशकार साहब जी और आदरणीय श्याम काका जी जाजू, इनके माध्यम से हम आने वाले समय में महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के हमारे अध्यक्ष श्री कृष्ण भंसाली काका जी, मनियार काका जी, हमारे महिला संगठन, हमारे गोविंद जी मंत्री, सभी संस्था, सभी तालुका के माध्यम से हम एक मिलकर समाज को आत्मनिर्भर कैसा बना सकते हैं। स्टार्टअप योजना जो समाज की है, जाजू साहब के माध्यम से महाराष्ट्र के घर घर में जो सरकार की योजना है उनका विशेष जाजू काका जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार की जो योजना है वो माहेश्वरी समाज के घर घर तक, जिनको जरूरतमंद परिवार तक जरूरी है, उन तक हम कैसे पहुंचाए। उनका जो स्टार्टअप का फंड है, जो नए नए बच्चों के लिए व्यवसाय करना है, उद्योग करना है, उनका जो फंड है समाज की संस्थाओं के माध्यम से हमने अभी एक एनजीओ स्थापन किया है, माहेश्वरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से समाज के युवाओं को रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, ऐसे अनेक संस्था माध्यम से हम काम कर सकते हैं। आप विशेषतः महाराष्ट्र प्रदेश के ऊपर माहेश्वरी समाज के सभी संस्थाओं के माध्यम से सरकारी योजना जो है वो हमें किस प्रकार से दे सकते हैं, इस पे आने वाले समय में हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपने जो अभी ये कार्यक्रम लिया है उद्योग विकास समिति, इन्होंने बहुत ही बढ़िया, जो युवाओं का रोजगार मिलने वाला है, इसके लिए सभी का, समिति का और पूरे प्रदेश सभा, महिला सभा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। ज्यादा समय ना लेते हुए हम युवाओं को, हम समाज को आत्मनिर्भर कैसा बन सके, इसके लिए आज ये कार्यक्रम है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद हार्दिक जी। अब मैं हमारे प्रदेश महिला संगठन अध्यक्ष माननीय सौ अनुसुईया जी मालूक को आमंत्रित करूंगा, अपना मनोगत व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भाई। नियति नियता प्रकृति परमात्मा, दृश्य अदृश्य सत्ता में विराजमान भगवान राम जी और जगदम्बा माँ को प्रणाम करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान में इस वेबिनार में आए हमारे भाई श्री श्याम जी जाजू एवं आज के उद्योजक भाई वक्ता के रूप में प्रदीप जी पेशकर एवं हमारे सारे सभा भाई, युवा भाई और कार्यकर्ता सारे भाई और इस वेबिनार में आए हुए सभी मान्यवरों को विनय करते हुए वंदन करती हूँ। जय महेश। आज इस इतने सुंदर आयोजन में आत्मनिर्भर भारत अभियान में बहनें भी बहुत कार्यरत हो रही है। बहनों को भी आज बहुत लाभ होगा। नए नए मार्ग से बहनें भी अपनी आगे जाना चाहती है और आत्मनिर्भर होना चाहती है। उसमें हमेशा हमारे आदरणीय भंसाली जी साहब का, आदरणीय मनियार साहब का, आदरणीय हार्दिक भाई का, आदरणीय गोपाल जी कासट, रवीश जी मारू, ऐसे सारे बंधुओं का हमेशा लाभ होता है। सभी का हाथ, सभी का विकास। बहनों को हमेशा मार्गदर्शन करते हुए सभी भाइयों को सविनय प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम दूंगी और साथ में सभी सदस्य उद्योजक विकास समिति को अनेकों मंगल कामना, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए जय महेश, जय श्री कृष्ण। सभी मंगल कामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सबके बड़े भाई प्रदेश महासभा के अध्यक्ष माननीय श्री कृष्ण जी भंसाली अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। जय महेश। आज आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जो वेबिनार रखा गया प्रदेश की ओर से, इसमें उपस्थित माहेश्वरी समाज के भूषण, भारतीय जनता पक्ष के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जी जाजू, प्रदीप जी पेशकार जो आज के प्रमुख वक्ता है, महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव भाई मदन लाल मिनिया, रामविलास जी बू, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय अशोक जी बन, जो महासभा के उपसभापति दक्षिणांचल के संयुक्त मंत्री आदरणीय सुरेंद्र जी मानधने, गोपाल जी कासर, उद्योजक विकास समिति के प्रमुख, आज के प्रकल्प प्रमुख रवीश जी मारू, महिला संगठन के अध्यक्षा अनुसुईया जी, युवा संगठन के अध्यक्ष भाई हार्दिक सावला, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट आदरणीय ओम जी बजाज, रामविलास जी बू, सभी को मेरा नमस्कार।
आज जो ये कार्यक्रम रखा है, रवि जी की बहुत सारी से चर्चा चल रही थी, तो उस चर्चा के अनुसार जो आदरणीय पंतप्रधान भारत के जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की कल्पना लेके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का बंद करना और अपना अपना सभी यही बनाना, इसके ऊपर जो जो स्कीम है वो स्कीम की मालूमात सभी समाज के उद्योजक को, नवयुवक को और महिलाओं को मिलना, उस हिसाब से ये वेबिनार रखने का फाइनल हुआ। और ये वेबिनार में जो मार्गदर्शन सबको मिलेगा, तो मैं यही समझूंगा कि इस मार्गदर्शन के कारण समाज की उन्नति होगी, उन्नति में हाथभार लगेगा। तो भी ज्यादा नहीं होता क्योंकि अपने को शामिल जी राजू का भी मार्गदर्शन सुनना, पेशकार जी का पूरा उद्योजकता के ऊपर जो अपने गाइडलाइन देने वाले वो सुनना है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए ये जो वेबिनार आयोजित किया उद्योजकता विकास समिति तथा रविंद्र मारू, ये दोनों को मैं बधाई देता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष साहब। आपके ही प्रोत्साहन से हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। अब समय आ गया है जिन प्रमुख अतिथियों से मिलने के लिए हम सभी उताविल है, उनका परिचय करवाने का। मैं परिचय करवाता हूँ आज के प्रमुख अतिथि हमारे सबके चहेते माननीय श्री श्याम जी जाजू सर। सर आपको प्रणाम। इस समाज में आपसे अनजान शायद ही कोई हो। मैंने आपका परिचय करवाना मतलब सूरज को दिया दिखाना है, फिर भी आपका परिचय समाज के युवाओं के लिए प्रेरणादायी और मार्गदर्शक है। आप श्याम जी शंकरलाल जी जाजू, आपका निजी निवास संगमनेर है, आपका क्वालिफिकेशन आप एमकॉम हो, आप विश्व के सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो। बचपन से ही आप न्यायप्रिय, तत्वनिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ता हो। बचपन से ही आप आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हो। अपने पूर्ण जीवन भर आप समर्पित कार्यकर्ता बन के रहे हो। विद्यार्थी दशा में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हो। वर्तमान में आप इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन अंतरराष्ट्रीय संस्था के आप उपाध्यक्ष हो। केशव सहकारी बैंक दिल्ली के आप संचालक हो। एसपी मुखर्जी फाउंडेशन दिल्ली के आप खजांची मतलब ट्रेजरर हो। आप बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। दीनदयाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के भूतपूर्व चेयरमैन, संगमनेर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के संचालक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महाराष्ट्र राज्य के सेक्रेटरी रह चुके हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहे हो। आपने 1988 में बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद में 2001 से 2011 तक आप बीजेपी के हेड क्वार्टर के इंचार्ज रहे हो। आप बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी 2011 से 2014 तक थे। 2014 से 2020 तक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के आप रहे हो। आप अत्यंत कर्मठ नेता हो। आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है वो आप सफल अंजाम तक पहुंचाते हो और इसीलिए जहां जहां पार्टी को सफलता की जरूरत है वो टास्क श्रीमान श्याम जी जाजू को दी जाती है। जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का दायित्व उनके पास ही है, ऐसी महेश्वरी समाज के गौरव माननीय श्री श्याम जी जाजू को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और उनका ये वर्चुअल मीटिंग है, फिर भी मेरे साथ में जो कार्यकर्ता है वो अपना उत्साह रोक नहीं पाए। बहुत बहुत स्वागत साहब आपका। हाँ बोलिए। उपसभापति अशोक जी बन है, वहां 2 मिनट में शुभकामना देने के लिए आसाम उपसभापति उनको 2 मिनट शुभकामना देने के लिए बोलो। रवि जी, हाँ
अशोक जी बंग साहब उपाध्यक्ष अपने महाराष्ट्र अपना अखिल भारतीय महासभा के हैं, उनको अपने को शुभेच्छा देना है, इसलिए 1 मिनट का टाइम उनको देना है, ये विनंती है। ठीक है। जाजू साहब के बीच में हम 1 मिनट का लिए टाइम ले रहे हैं, सॉरी, उनको माफी मांगते हुए। अब मैं अशोक जी परिचय करवाने जा रहा हूँ माननीय श्री प्रदीप जी पेशकार जी का। तो प्रदीप किशन राव पेशकार, आप उद्योगपति हो, साथ ही साथ समाज सेवक भी हो। आप किचन मॉड्यूल के उत्पादक, नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर, सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक, बालाजी मुद्रा सर्विस मतलब फाइनेंस कंपनी के मालिक, मतलब किचन से लेकर हाईवे तक और सॉफ्टवेयर से लेकर फाइनेंस तक, मतलब कदम कदम पर और रोम रोम में उद्योग है। आपका समाज कार्य, आप भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश उद्योग आघाड़ी के अध्यक्ष हो, उद्योग मित्र इस सामाजिक संस्था के भी अध्यक्ष हो, भारत भारती के आप अध्यक्ष हो, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा लघु उद्योग भारती के आप पदाधिकारी रह चुके हो। आपको आपके कार्यों से कई पुरस्कार प्रदान हुए हैं, जैसे गोदा सम्मान पुरस्कार 2017-18, थाना के बीबीएन ग्लोबल की तरफ से उद्यम कौस्तुभ पुरस्कार। जब मैं उनके ऑफिस में गया, उनके ऑफिस में एसएसआई रजिस्ट्रेशन, एमआईडीसी अलॉटमेंट, लोन प्रकरण आदि कामों के लिए लोगों की भीड़ देखी। उद्योजकों को मदद करना, उनका हौसला बढ़ाना, इसमें वे हरदम सक्रियता रखते हैं। अभी तक उन्होंने 175 सेमिनार्स मुद्रा, स्टार्टअप और स्टैंडअप के लिए किए हैं। 50 स्टार्टअप आपको उन्होंने क्रियान्वित करने के लिए मार्गदर्शन किया है। 10,400 लोन एप्लीकेशन को सैंक्शन करवाने के लिए उन्होंने सहयोग दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। 3,500 लाभार्थी को श्रमजीवी मानधन योजना के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया है। 45,000 लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने के लिए उन्होंने सहयोग दिया है। इस तरह से तन मन धन संपर्क संबंध विश्वास में सिर्फ भाजपा व उद्योग, एक उद्योग दूसरा ना कोई, इस तरह से श्रीमान प्रदीप जी पेशकार कार्यरत है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत साहब। अब मैं श्रीमान अध्यक्ष साहब के आदेशानुसार श्रीमान अशोक जी बंग को निवेदन करूंगा, आप अपना मनोगत व्यक्त करें। आप सबके बीच उपस्थित रहकर आज बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रदेशाध्यक्ष बंसाड़ी जी, महिला अध्यक्ष बहन उमा अनुसया जी, युवा अध्यक्ष हार्दिक जी, और जिनको सुनने को और जिनका मार्गदर्शन पाने के लिए हम उत्सुक है, बेताब है, आदरणीय भाई श्याम जी जाजू, आदरणीय प्रदीप जी पेशकार। इतना ध्यान रखिए कि माहेश्वरी समाज हमेशा उद्योजक समाज रहा है। हमारे डीएनए में ही एंटरप्राइज है और हम तो नौकरी देने वालों में से हैं, हम नौकरी करने वालों में से कम हैं। हालांकि बीच में ये ट्रेंड, क्योंकि बहुत हाई लेवल की नौकरियां, हाई पेड की नौकरियां हमको मिलने लगी थी, तो हमारे कई युवा उधर आकर्षित भी हुए हैं। उन्होंने समाज को संवर्धित भी किया है। लेकिन बेसिकली हमारा डीएनए एंटरप्राइजिंग का है, नौकरी देने वालों का है। उस तरीके से आत्मनिर्भर होते हुए कैसे औरों को भी आत्मनिर्भर करें, इस दृष्टि से आप सबका मार्गदर्शन आज मिलेगा। हम सभी थोड़े बहुत संभ्रमित अवस्था में हैं, इसलिए हम आपको बड़े चाव से सुनना चाहेंगे, मनन करना चाहेंगे। आपके सबके साथ जुड़कर अच्छा लग रहा है। सभी को धन्यवाद। जय महेश। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। अब मैं समय को जाया न करते हुए अपने प्रमुख मार्गदर्शक माननीय श्री प्रदीप जी पेशकार साहब को विनती करूंगा कि आप ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना की ओर बढ़े
और मार्गदर्शन करें सभा के। सभी को प्रणाम। जय महेश। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा प्रदेश के उद्योग समिति द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संवाद वेबिनार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे शीर्षस्थ नेता माननीय श्यामजी जाजू, इस सभा के अध्यक्ष, माहेश्वरी सभा के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली जी, महिला संगठन की अध्यक्षा हमारी बहन अनुसया जी मालू, युवा संगठन के अध्यक्ष हार्दिक सारडा जी, हमारे मित्र गोपाल कासट जी, ओम प्रकाश बजाज जी, मदन लाल मनियार जी, अशोक बंग जी, कैलाश जी लोहिया, मानधने जी, और इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा उत्साह से भरे हुए और हमारे सहकारी उद्योग आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रदेश के समन्वयक श्री रवीश जी मारू, और इसमें जुड़े हुए इचलकरंजी से हमारे व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री विनोद काकानी जी, सभी को प्रणाम कर सभा में उपस्थित सभी उद्योजक बंधु बहनों को जय महेश। आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर संवाद का ये अवसर काफी उत्साहपूर्ण है, क्योंकि हम जब जब दिल्ली में जाते हैं तब महाराष्ट्र का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसे एक बड़ा आधार होता है कि वहां पर श्याम जी है, और एक बार श्याम जी है तो फिर बाकी सब काम हो जाते हैं। तो उनके समक्ष, उनके उपस्थिति में कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। श्याम जी कुछ गलतियां हो तो सुधार लेना, क्योंकि वरिष्ठ नेता के सामने बोलना थोड़ा कठिन काम होता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद से हमें पता है कि अपने से छोटे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से प्रोत्साहन देना, ये तो भाजपा का रूटीन डीएनए है। तो कुछ गलतियां हुई तो सुधारने के लिए बाद में श्याम जी है, और कुछ सवाल जवाब है तो भी श्याम जी उसके जवाब दे देंगे। मुझे लगता है कि ये अवसर मुझे दिया गया, इसके लिए मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं, और इस उद्योग समिति और युवा संगठन, महिला संगठन, इनको सबसे बड़ा अभिनंदन देता हूं कि इस प्रकार का जो सरकार हमारे लिए करती है उसका आगे क्या होना चाहिए, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए एक समाज ही आगे बढ़ता है। इससे ज्यादा कुछ भाग्य का क्षण नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि अभी जो बंग साहब ने कहा कि माहेश्वरी समाज के डीएनए में ही उद्योग है, व्यापार है, व्यावसायिकता है। इतना ही नहीं तो धर्मपरायणता, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय में शीर्ष स्थान हासिल करना, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहना तथा लोक कल्याण, शिक्षा में निस्वार्थ सेवा, ये सबसे बड़ी विशेषता है और अपनी स्वतंत्र पहचान है। और इस समाज का जो भारतवर्ष के लिए योगदान है वो काफी बड़ा है, और यह है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सबसे ज्यादा आगे कोई ले जा सकता है तो मुझे लगता है कि माहेश्वरी समाज उसमें सब में अग्रसर रहेगा। तो इस कर्तृत्ववान समाज के उद्योग भाई बहनों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा हूं, तो मुझे सहन कर लेना, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो मित्रों, दो तरीके से दो भाषा में मैं कुछ बात करूंगा। एक तो हिंदी तो है ही, लेकिन मराठी भी ज्यादा मुझे अच्छी लगेगी, इसलिए मराठी भी बीच में आ सकती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मुझे लगता है कि ये कोई नया संकल्प नहीं है। जब से बापूजी के स्वतंत्रता आंदोलन के समय बापूजी ने भी ये आत्मनिर्भर का नारा दिया था, स्वदेशी के नाम से हमने आंदोलन में भाग लिया था। तब से लेके आज तक हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर एक मोड़ पर कुछ अलग अलग हमारी विशेषता रही, अलग अलग इस आंदोलन का लक्ष्य रहा। तो अभी माननीय मोदी जी ने
हमें ये लक्ष्य दिया है कि आत्मनिर्भर भारत इन टोटलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इंदिरा जी पंतप्रधान थी तब हमारे पास खाने के अनाज का बड़ा संकट होता था। मतलब स्वतंत्रता के बाद में नेहरू जी थे, इंदिरा जी थे, तब उस समय आत्मनिर्भरता का काम क्या हुआ? तो उस समय हुआ कि हरित क्रांति का प्रोग्राम हुआ। किसानों को ज्यादा पैदावार कैसे मिले? तो हमारी खेती से पैदावार इतनी मिले कि हमारी बहुसंख्या जनसंख्या जो है, जनसंख्या को इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े अन्न धान्य की। तो इसलिए तब उस पे फोकस था। कुछ लिमिट में वो तो सक्सेस भी हुआ। आज की स्थिति ऐसी है कि अन्न धान्य के हमारे लिए अनाज की जो पैदावार है वो तो काफी बड़ी है, हमारे लिए रखने के लिए अभी गोडाउन नहीं है, इस प्रकार से है। लेकिन बाकी सब चीजें गलत नीतियों के वजह से छूट गई अपने हाथ से, और हमें समझ ही नहीं आया कि हम जब उत्पादक थे हम मैन्युफैक्चरर से ट्रेडर कब बन गए। ये तो काफी बड़ी हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही पिछले 15-20 सालों में। तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हमारे यहाँ हम नेचुरली इंपोर्टेड यूज करने लगे। उसमें से चाइना का हिस्सा काफी बड़ा हो गया। कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, टॉयज हो, इवन हमारे अगरबत्ती जो है, हम भगवान को सामने अगरबत्ती लगाते हैं, वो तक इंपोर्ट हम शुरू कर दिए। इतना भी हमें समझ में नहीं आया कि ये भगवान भी हमारा, पूजा का पद्धति भी हमारी, लेकिन अगरबत्ती विदेशी, ये कहाँ की रीत हो गई। तो मित्रों, ये जो है ये कब हमें पिंच करने लगा? जब माननीय मोदी जी पंतप्रधान के रूप में देश का नेतृत्व करने लगे, तब हमें ये समझ में आ गया कि सही में गलती कहाँ हो रही है। पहले 5 साल तो मोदी जी को पिछला जो कुछ गलत नीतियों के वजह से जो हुआ था उसमें भरने के लिए गए, लेकिन उसमें भी एक एक योजना ये देखी जगह है। एक एक योजना हम देखेंगे तो समाज के अंतिम छोर पे जो खड़ा है उसके लिए सारी योजनाएं थी, और वो योजना से हम लोग एक एक करके अगर कड़ी जोड़ेंगे तो वो आत्मनिर्भर भारत तक पहुंचती है। आत्मनिर्भर भारत ऐसे ही नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत में हर एक नागरिक हमारा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। गरीबों के खाते भी खुलने चाहिए, उसमें बचत भी होनी चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, आत्मसम्मान मिलना चाहिए। ये सारी सुविधा होते होते आरोग्य की सुविधा भी मिलनी चाहिए। ये सारे जब हम इकट्ठा कड़ी जोड़ेंगे तो उसमें ये होता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर कैसे बने, रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने, उत्पाद के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने, कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बने। इस सारे चीजों में अलग अलग योजनाएं लाने की जरूरत थी। मोदी 2 गवर्नमेंट शुरू हुआ, आप सबके आशीर्वाद से फिर से एक बार मोदी जी ने चार्ज स्वीकारा, और उसमें ये 1 साल के अंदर अंदर कोरोना की महामारी आ गई। तो ये हम मराठी में इसे कह सकते हैं, ये इष्टापत्ति हो गई। इष्टापत्ति कैसे हो गई? आपत्ति तो है, हम सब डरे हुए हैं, लेकिन आत्मनिर्भर प्रोग्राम अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमें स्टडी करने का, हमें इम्प्लीमेंटेशन करने का, अपने आप को कोरोना से बचाते हुए चेंज ओवर करने का एक अवसर भी मिला है। तो हम इस अवसर का अच्छी तरह से उपयोग करते हुए हमारा जो पैकेज दिया है, हमारे जो लक्ष्य दिया है पंतप्रधान मोदी जी ने, तो उसे हम अभी क्या क्या दिया है, कैसे दिया है, वो ये समझने की कोशिश करेंगे। मैं अभी स्क्रीन शेयर शुरू करता हूं ताकि प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा, और प्रेजेंटेशन तो हिंदी में ही है। इंग्लिश में था, मारू जी ने कहा कि वो हिंदी में रहा तो अच्छा होगा, तो हिंदी में उसके लिए स्पेशली हिंदी में वो प्रेजेंटेशन बनाया है, और मैं मराठी में बात करूंगा ताकि दोनों भी कॉम्बिनेशन हमें समझ में आ जाएगा। मारू जी दिसतंय हे? स्क्रीन शेअर दिसतोय? दिसतोय. हे काढलं पाहिजे बरं का. वेटिंगचं ऍडमिट करा राहुल, लवकर तुम्ही, ते समोर येतं. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेमध्ये ही जी स्क्रीनवर आपल्याला मोदीजींची छबी दिसते, त्या छबीतून व्यक्त होतं
की आपल्याला नक्की काय करायचं आहे. म्हणजे आपण बोलतो, ऐकतो, लिहितो, त्यापेक्षा बॉडी लँग्वेज पण महत्वाची आहे. जो करारीपणा आणि वज्रमुठ जी दाखवलेली आहे, त्या वज्रमुठीतून तो संकल्प दिसतो की भारत विश्वगुरु होणार आहे, भारत आत्मनिर्भर होणार आहे. आणि तो अनेक साथीदारांच्या अनेक म्हणजे 137 कोटी लोकांच्या दृढ संकल्पातून होणार आहे. हे आपल्याला मोदींच्या एका छबीतून दिसतं. आत्मनिर्भर भारताच्या अभियानामध्ये आपल्याला काही गोष्टींचं मंत्र मोदीजींनी दिले आहेत. ते सोपा मंत्र आहे, वोकल फॉर लोकल. वोकल फॉर लोकल म्हणजे काय, नक्की काय करायचं आहे तर आपण थोडक्यात बघू. आपण जर का आपण वापरत असलेले प्रॉडक्ट असतील, आपण मॅन्युफॅक्चर करत असलेले प्रॉडक्ट असतील, आपल्याकडे असलेल्या कंपन्या असतील, तर ह्या आपण ग्राहक असू, विक्रेते असू किंवा मॅन्युफॅक्चरर असो, ह्या तिन्ही जर गोष्टी असतील तर त्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की आपण त्याचा अनालिसिस जर केलं ABCD, तर A म्हणजे विदेशी कंपनी, प्रॉडक्ट पण विदेशात बनतोय. B म्हणजे विदेशी कंपनी आहे पण भारतात आहे आणि भारतीय रॉ मटेरियल वापरते पण मालकी विदेशी आहे. C म्हणजे लोकल कंपनी आहे, भारतीय मालकीची कंपनी आहे पण रॉ मटेरियल विदेशी आहे. आणि D म्हणजे भारतीय मालकीची कंपनी आहे, भारतातच आहे आणि रॉ मटेरियल पण भारताचं आहे. अशा ABCD मध्ये जर का आपण वर्गवारी केली तर आपल्याला असं लक्षात येतं D कंपनी जी आहे, जी D कॅटेगरीतली आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला मंत्र आहे वोकल फॉर लोकल. आणि C साठी जो आहे त्याला लक्ष दिलेलं आहे की त्यांना इंडिजनायझेशन प्रोग्राम मधून आपल्याला त्या आत्मनिर्भर प्रोग्राम मधून त्यांना D कॅटेगरीमध्ये आणणं गरजेचं आहे. A आणि B चं काय करायचं ते वरिष्ठ नेते ठरवतील. विदेशी कंपन्यांचं काय असेल, पॉलिसी कशी असेल. पण आपण जर C आणि D वर कॉन्सन्ट्रेट केलं, C मधून D मध्ये अनेक कंपन्यांना जर का आणण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला असं लक्षात येईल की आपलं मोठं उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकतं. मग त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र भाजपाने ठरवलंय की C कॅटेगरीतल्या कंपन्या असतील, वेगवेगळ्या स्टार्टअप्स असतील, ज्या पूर्ण इंडियन आहेत, इंडियन रॉ मटेरियल वापरून करत असतील, त्यांना विशेषत्वानं एक टाइमलाईन, टाइम चार्ट द्यायचा आणि त्याची बक्षीस योजना सुद्धा करायची. उद्योग आघाडीच्या माध्यमातून आपण तशा प्रकारची रचना थोड्या दिवसात करणार आहोत. त्यामुळे हे सगळं करण्यासाठी फक्त भाषण देऊन होणार नाही मित्रांनो. यासाठी आम्ही असं ठरवलंय की माझी जाजू साहेबांना याच्याबद्दल विनंती आहे की आत्मनिर्भर भारत झाला, आत्मनिर्भर भारत आयडिया आली, पॉलिसी आली, पण त्यासाठी इम्प्लिमेंटेशनसाठी इंडस्ट्रीयल सेक्टरमध्ये आम्ही आत्मनिर्भर भारत इम्प्लिमेंटेशन टास्क फोर्स बनवायचा विचार करतो आहे. आणि या टास्क फोर्स बनवण्यामध्ये आपल्यासारख्या उद्यमशील समाजाने पुढे येण्याची गरज आहे की आम्ही 4 प्रॉडक्टचं इंडिजनायझेशन करू. आणि साध्या गोष्टी आहेत त्या, आपलं मच्छर मारायचं रॅकेट सुद्धा आज इम्पोर्टेड येतं. आज आपण थर्मामीटर घरी वापरतो तेही चायनाचं येतं, पेन्सिल सेल वापरतो तेही चायनातून येतात, आपल्या मोबाईलचं चार्जरही चायनातून येतं. म्हणजे काय नाही येत. इमिटेशन ज्वेलरी 100% आता चायनातून येते आहे. तर ह्या सगळ्या गोष्टीवर उपाय एकच आहे की आपण आता पुढे येण्याची गरज आहे. सरकारने सरकारचं काम केलं, नेत्यांनी नेत्यांचं काम केलं, पॉलिसी दिली, त्यानंतर त्याला वातावरण दिलं, इज ऑफ डुईंग बिझनेस दिला, हे सगळं पुढे येणारच आहे. पण आपल्याला गरज अशी आहे की आता आपण एक पाऊल पुढे येण्याची आवश्यकता आहे की मी प्रथम पुरुषी एकवचनी, मी माझं प्रॉडक्ट हे आहे, माझ्या प्रॉडक्टमध्ये 2 कंपोनंट विदेशी असतील आणि 12% कॉस्ट रॉ मटेरियलची जर का विदेशी असेल तर तुम्ही 0% कॉस्ट इम्पोर्टेड कशी करेल आणि सगळे प्रॉडक्ट हे इंडिजनाइज कसे करेल, 100% इंडिजनाइज प्रॉडक्ट. ह्यासाठी आपण आपल्या प्रोडक्शनचा विचार करायचाच आहे. सरकारने सरकारच्या सगळ्या कंपन्यांमध्ये करायचं हे ठरवलंय, सरकारच्या सगळ्या रिक्वायरमेंटमध्ये हे करायचं ठरवलंय, ते पुढे येणार आहे. तर मला वाटतं की वोकल फॉर लोकल याचा खरा अर्थ या प्रकारे आपण समजून घेतलेला आहे. हे सगळं करायचं कसं आहे? हे सगळं करताना पहिल्यांदा आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे की ह्या आत्मनिर्भर भारत के 5 आधारस्तंभ असं जे आपल्याला स्क्रीनवर आता दिसतंय त्याचे 5 आधारस्तंभ काय आहेत? अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाचा म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विचार करायचा आहे. प्रणाली म्हणजे आपली प्रोसेस काय असणार आहे, सिस्टीम कशी असणार आहे. इज ऑफ डुईंग बिझनेस आपण नुसतं म्हणालो, पण त्या सगळ्या सिस्टीमचे रिफॉर्म्स कसे असणार आहेत. जनसंख्येचे म्हणजे आपल्या या ठिकाणी असलेली डेमोग्राफी,
आणि सर्वात मोठी विविधता, युवांचा देश आपण म्हणतो, सगळ्या खानपान संस्कृती सगळी वेगळी आहे, प्रत्येक ठिकाणची खानपानाची संस्कृती वेगळी असल्या कारणाने डिमांड वेगवेगळी आहे. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीला जर का आत्मनिर्भरतेची जोड दिली तर आपल्या भारताची डिमांड पूर्ण करायची असेल, तर ती वाढवायची असेल, तर आपल्याला इम्पोर्ट बंद करून लोकलवर कॉन्सन्ट्रेट करायला लागेल. आणि 5वा पिलर हा डिमांड क्रिएशन, डिमांडवर लक्षात ठेवून या 5ही गोष्टीतून आपल्याला असं लक्षात येतं की आपल्याला आत्मनिर्भर भारत करताना सरकारने कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये काय काय सुविधा दिलेल्या आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेसाठी काय केलंय, इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी काय केलंय, सिस्टीम सुधारण्यासाठी काय केलेलं आहे, आणि डेमोग्राफीला ऍड्रेस करण्यासाठी म्हणजे युवकांसाठी काय आहे, महिलांसाठी काय आहे, त्याचबरोबर प्रत्येक स्टेटसाठी काय आहे, विविधता सगळी विचार करताना कुठे कुठे काय काय आहे, आणि त्यानंतर डिमांड क्रिएशन साठी पण काय केलंय. या 5 गोष्टी जर बघितल्या त्याला अनुसरून सरकारने 2 गोष्टी केलेल्या अशा आहेत. एक तर पॅकेज दिलं, या कोविड काळामध्ये अडचणीत आलेल्या उद्योग व्यापाऱ्यांसाठी पॅकेज दिलं, सगळ्याच समाजातल्या घटकांसाठी पॅकेज दिलं, परंतु ते करताना प्रचंड मोठी संधी उपलब्ध करून दिली. आणि संधी उपलब्ध करून दिली ती आपल्याला उघड्या डोळ्याने बघायची आहे. ती कशी बघायची आहे, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की मागच्या 4 वर्षापासून 5 वर्षापासून आपण मेक इन इंडिया नावाची घोषणा ऐकतोय. मेक इन इंडिया, व्हॉट इज दिस मेक इन इंडिया? आम्हाला असं वाटलं की विदेशामधल्या उद्योजकांना पंतप्रधानांनी आमंत्रित केलं, त्यांना सांगितलं की लेट अस कम अँड मेक इन इंडिया. असं नाहीये, एवढंच फक्त नाही आहे. याच्या मागचं आणि पुढचं वाक्य आपण समजून घेतलं पाहिजे. यातलं असं आहे की व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू मेक इन इंडिया हा संदेश आपल्यासाठी आहे, आपल्या इथल्या तंत्रज्ञानासाठी आहे, आपल्या इनोव्हेटर्ससाठी आहे, युवकांसाठी आहे. ब्रेन ड्रेन आपल्याला थांबवायचं असेल, विदेशामध्ये जाणारं आपलं ज्ञान थांबवायचं असेल, युवकांचं नोकरी करण्यासाठीचं जे विदेशात जाण्याचं प्रमाण आहे ते कमी करायचं असेल, तर हे एवढं बोललं की लक्षात येतं व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू मेक इन इंडिया युझिंग इंडियन रिसोर्सेस फॉर डोमेस्टिक अँड ग्लोबल मार्केट ही आत्मनिर्भर भारतची पूर्ण व्याख्या आहे उद्योजकांसाठी. हे आपण लक्षात घ्यायला. आणि ही व्याख्या जर आपण नीट समजून घेतली तर आपल्याला इतकं मोठं मोटिवेशन यातून मिळू शकतं की आपल्याला प्रत्येक पॉलिसीचा अभ्यास करताना लक्षात येईल, अरे हे तर माझ्यासाठी केलंय, हे माझ्या उद्योगाला लागू आहे. हे फक्त आपल्याला प्रत्येकाला स्वतःला विचार केल्याशिवाय करणार नाही. म्हणून महाराष्ट्र प्रदेशचे आमचे अध्यक्ष श्री चंद्रकांत दादा पाटील, तसेच देवेंद्रजी फडणवीस महाराष्ट्राचे शीर्ष नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यांच्या संकल्पनेतून असं लक्षात आलं की सगळ्या ठिकाणी आपण हा विषय करावा. त्यामध्ये विशेष करून मला अभिनंदन करायचं आहे मारोजींचं. त्यांनी समन्वयकाची भूमिका इतकी चांगली निभावली आहे की रोज मला 1-1.5 तास आणि अनेक आमचे वक्ते आहेत, अशा वक्त्यांना बोलायला ते भाग पडतात. आणि हा आनंद पण आहे. जे केलंय सरकारने ते लोकांपर्यंत छाती ठोकपणे सांगण्यासाठी आमच्याकडे एवढा मोठा विषय आहे आणि तो लोकांच्या गरजेचा आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की हा विषय आपण अतिशय चांगल्या प्रकारे पुढे जाऊ शकतो. काय अडचण हे आता यामध्ये 3-4 प्रकारच्या पद्धतीने आपण बघू. एकेका विषयासाठी स्पेशल बघू. उद्योग व्यवसायाला अनुसरून आज आपण बोलणार आहोत, त्यामुळे उद्योगावर जास्त भर देऊन कृषी कामगारावर थोडा कमी भर देऊन मी बोलणार आहे. MSMEच्या विषयामध्ये म्हणजे मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम ह्या इंडस्ट्रीच्या विषयामध्ये काय बदल केला जो की आपल्या सगळ्या जिव्हाळ्याचा आहे. यामध्ये MSMEच्या विषयामध्ये खूप मोठे सुधार केलेले आहेत. या सुधारामध्ये काय केलंय ते आपण बघणार आहोत. गरीब, प्रवासी मजदूर आणि किसानांसाठी म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी काय केलंय ते आपल्याला पाहायचं आहे. क्षेत्रवाईज सुद्धा विचार केलेला आहे. ऍग्रिकल्चरल आहे, मत्स्यपालन आहे, खाद्य प्रसंस्करण म्हणजे फूड प्रोसेसिंग साठी काय केलंय, रोजगारासाठी काय केलंय, व्यवसायांसाठी काय केलेलं आहे, आणि व्यापार म्हणजे आसानी म्हणजे इज ऑफ डुईंग बिझनेस या सिस्टम्स चेंज मध्ये काय केलेलं आहे हे आपल्याला यातून पुढचं बघायचं आहे. आता MSMEचं पहिल्यांदा तर आपल्या लक्षात घेतलं पाहिजे, गोपाल कासट जे CA आहेत त्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारे हे माहिती आहे. मला बाकीच्यांचं माहिती नाही, बरेच जण असतील CA यामध्ये या विषयामध्ये, आणि त्यांना हे माहिती असेल की MSMEची डेफिनेशन बदलली. ही डेफिनेशन कशी बदलली तर आधी फक्त इन्व्हेस्टमेंट क्रायटेरिया होता
आता त्याला बदलून इन्व्हेस्टमेंट आणि टर्नओव्हर अशी जोड दिलेली आहे आणि 50 कोटी इन्व्हेस्टमेंट आणि 250 कोटी टर्नओव्हर ह्या प्रकारच्या उद्योग इथपर्यंतच्या उद्योगांना सुद्धा MSME कॅटेगरीमध्ये राहता येणार आहे. त्याचा फायदा असा होईल की आपल्याला मोठं होण्यासाठी संधी आहे आणि हे मोठं होताना आपल्याला हे लक्षात येईल की आपल्याला प्रोटेक्शन पण एका बाजूने मिळणार आहे MSMEचं. एक दुसरं MSMEच्या ज्या स्टेट वाईज योजना असतात, इन्सेंटिव्ह असतो, तो इन्सेंटिव्ह मिळणार आहे. नाही तर आधी 10 कोटीच्या पुढे गेलं की आपल्याला हे इन्सेंटिव्ह मिळणं बंद झालं असतं किंवा कमी होतात इन्सेंटिव्ह. त्यामुळे आपल्याला लक्षात घ्यायचं की सरकारला एका बाजूने हे वाढवायचं आहे, रोजगार वाढवायचा आहे. रोजगार वाढवला तर आपल्याला संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला ही डेफिनेशन जे बदललंय त्याचा फायदा आपल्याला घ्यायचा आहे. त्यानंतर आता जी अडचण आलेली आहे, बेसिक अडचण जी आली होती की सगळ्यांचं वर्किंग कॅपिटल इरोड झालं आणि बऱ्याच प्रमाणामध्ये अडचण झाली. तर ह्यामध्ये करोना काळातून बाहेर पडण्यासाठी आपल्याला ECLGC ह्या स्कीमच्या अंतर्गत ज्यांचं नॅशनलाइज बँकेमध्ये खातं आहे, ज्यांचं CC किंवा वर्किंग कॅपिटल आणि टर्म लोन असं आहे, त्यांना 20% ऍडिशनल लोन हे वर्किंग कॅपिटलवर आणि 10% टर्म लोनवर अशा प्रकारचं विदाऊट एनी ऍडिशनल सिक्युरिटी, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा ऍडिशनल कोलॅटरल न घेता त्याच कोलॅटरलवर चार्ज चढवून आणि क्रेडिट गॅरंटीचं केंद्र सरकारचं कव्हर देऊन त्यांना हे ऍडिशनल लोन देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. ज्या लोकांना हे मिळालं नसेल त्यांनी नक्की 6180 किंवा मारुतीशी संपर्क केला तर नक्की आम्ही त्यामध्ये मदत करणार आहोत. आणि आम्ही अनेक जणांना असं सांगितलं, काही जणांना माहिती होत नाही, तर ती माहिती करून देण्याचं पण काम आहे. त्यामध्ये उद्योग आघाडी नक्की मदत करते आहे. फक्त हे स्टँडर्ड अकाउंटसाठी हे 3 लाख कोटी रुपये दिले होते. पण आपण माननीय गडकरी साहेबांना विनंती केली सुरुवातीच्या काळामध्ये एप्रिलमध्येच की एवढं चालणार नाही. सुरुवातीला 10% दिलं होतं, पण एप्रिलमध्ये विनंती केली आणि मे मध्ये हे पॅकेज परत रिवाइज झालं आणि त्यामध्ये 3 लाख कोटी रुपये हे स्टँडर्ड अकाउंटसाठी, 20,000 कोटी हे सबऑर्डिनेट डेटसाठी दिले. सबऑर्डिनेट डेट म्हणजे कसं आहे, ज्यांचे मार्च पर्यंत जे हप्ते 1-2 हप्ते राहिले असतील, डाऊटफुल अकाउंट असेल, तर अशांसाठी 20,000 कोटी रुपयाची व्यवस्था त्यामध्ये केलेली आहे. त्यांनाही हे लोन मिळू शकतं. दुसरी बाजू अशी त्यामध्ये केलेली आहे की सगळ्यात पहिल्यांदा हे भारतात पहिल्यांदा घडतंय की MSME सेक्टरमध्ये एखाद्या सरकारी इन्स्टिट्यूशननी शेअर घेणे. 50,000 कोटी रुपये हे फंड ऑफ फंडच्या माध्यमातून आपल्याला व्यापारिक पुंजी निवेश म्हणजे SME स्टॉक एक्सचेंजच्या मदतीने आपल्याला आपल्या कंपनीमध्ये इक्विटी इन्फ्युजनचं काम करता येणार आहे. ह्या इक्विटी इन्फ्युजन 50,000 कोटी रुपये जे दिलं आहे ते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून त्याचा क्रायटेरिया सुद्धा आपण बदलून घेतला. या काळामध्ये आधी 3 कोटी रुपये पेडअप कॅपिटल असलेल्या कंपनीलाच फक्त मिळत होतं, पण आम्ही त्यांना विनंती केली आणि मागचाही वर्ष मंदीचं होतं एक, आणि हे पण वर्ष मंदीचं म्हणजे बंदच असलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला तुम्ही 3 वर्ष बॅलन्स शीट प्रॉफिटमध्ये असल्यापेक्षा 1 वर्ष प्रॉफिटमध्ये असेल मागच्या 3 वर्षाचे तरी द्या. दुसरी गोष्ट, 3 कोटी रुपयाचं पेडअप कॅपिटल एखाद्याचं नसेल मग त्यांनी काय करायचं, त्यालाही कन्सिडर करा असं आपण सांगितलं. आणि हे त्या मर्चंट बँकरची फी देण्यासाठी सुद्धा 5 लाख रुपये हे केंद्र शासनाने याच्यामध्ये देऊ केलेले आहेत. त्यामुळे आपण आपल्या कंपनीला जर इन्स्टॉलमेंट फ्री असं आपण थोडक्यात म्हणूया, जर करायचं असेल, लोन घेण्यापेक्षा इक्विटीज घेऊ सरकारकडून, आणि सरकारी असल्यामुळे मालकी हक्काचा काही प्रश्न राहणार नाही, सरकार काही आपली कंपनी घेत नाही, त्यामुळे आपल्याला आनंदाने हे फंड ऑफ फंडचा लाभ घेता यावा यासाठी सुद्धा उद्योग आघाडी आपल्याला मदत करणार आहे. ह्या सगळं करताना डिमांड वाढली पाहिजे, पैसे मिळाले, डिमांड वाढली पाहिजे. मग त्यासाठी 200 कोटी रुपयापर्यंतचे ग्लोबल कंपन्या ज्या आहेत त्यांना टेंडर भरायला बंदी केलेली आहे. म्हणजे एका बाजूने MSMEची डेफिनेशन 250 कोटीपर्यंत वाढवली, एका बाजूला ग्लोबल कंपन्या 200 कोटीच्या खालच्या टेंडरला बंद केल्या, बॅन केल्या. म्हणजे डोमेस्टिक MSMEला, डोमेस्टिक कंपन्यांना डिमांड वाढली आहे. त्यामुळे आपल्याला लक्षात घ्या, आपल्याला 200 कोटी रुपयाचे टेंडर्स हे इंटरनल कॉम्पिटिशन मध्येच घेता येतील, ग्लोबलचे आपल्याला कॉम्पिटिशन करण्याची आवश्यकता नाही. या कोविड काळामध्ये 12% आपलं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणजे उद्योजकांचं आणि 12% कॉन्ट्रीब्युशन हे एम्प्लॉईच्या सॅलरी मधलं, हे PF साठी आपण जे भरतो ते 24% पगाराचे पैसे हे पहिल्या 6 महिन्यामध्ये सरकारने दिलेले आहेत. ज्या उद्योजकांना याचा लाभ अजून घेतला नसेल आणि तुम्ही तुमचे पैसे भरले असतील PF ला,
तर त्याची रिएम्बर्समेंट सुद्धा मिळणार आहे, म्हणजे पुढे ऍडजस्ट करून मिळतील. परंतु तो क्लेम तुम्ही टाकू शकता आणि ते सुद्धा तुम्हाला करता येऊ शकतं. तर हे करताना MSMEला टेक्नॉलॉजिकल मदत पण करणं आवश्यक आहे. टेक्नॉलॉजिकल मदत करताना काय केलेलं आहे, तर छोट्या छोट्या अटल इन्क्युबेशन सेंटर्स आपल्या प्रत्येक विश्वविद्यालय असतील, यामध्ये IITs असतील, IIMs असतील, इंजिनिअरिंग कॉलेजेस असतील, युनिव्हर्सिटीज असतील, याच्या माध्यमातून अटल इन्क्युबेशन सेंटर्सची योजना केलेली आहे. ही मागचीच योजना आहे, परंतु आता त्याला स्ट्रेंथन करण्यासाठी इनोव्हेटर्सना इनोव्हेशन करण्यासाठी फंड वेगळा दिलेला आहे. तर त्यातून सुद्धा आपल्याला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत होणार आहे. अटल इनोव्हेशन मिशन या नावाने ही सगळी योजना चालते आणि या इन्क्युबेटर्समध्ये स्टार्टअप्सना बिझनेस देणं, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणं यासाठीचं विशेष लक्ष केंद्र सरकार यामधून देत आहे. हे MSMEचं करताना मी परत एकदा MSMEवर येणार आहे शेवटच्या याच्यामध्ये, परंतु हे करताना आपण आणखीन एक राहिलं याच्यात सांगायचं की MSME मध्ये काय केलं बदल, तर MSMEच्या मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस ह्या दोन्ही गोष्टीला इक्वल ट्रीट केल्या जाणार आहे. म्हणजे आधी मॅन्युफॅक्चरिंग आपल्याला प्रायोरिटी सेक्टरमध्ये लेंडिंग व्हायचं, लोन मिळायचं. आता सर्व्हिस सेक्टरला सुद्धा प्रायोरिटी सेक्टरचं लेंडिंग मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगला जी सबसिडी मिळायची ती सर्व्हिस सेक्टरला सुद्धा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. फक्त ते राज्य सरकारने त्याच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट करून त्याचे नवीन पॉलिसीज किंवा GR काढला पाहिजे, पण तो होईल काही दिवसामध्ये. त्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस याला इक्वल दर्जा देण्याचं काम केंद्र सरकारने पहिल्यांदा केलेलं आहे. दुसरी बाजू काय केली आहे, तर हेल्थ केअर सेक्टर. हेल्थ केअर सेक्टर जो आहे, म्हणजे डायग्नोस्टिक लॅबोरेटरीज असतील, डॉक्टरच्या सेवा असतील, ह्या सगळ्या MSME मध्ये आणल्या. हे एका वाक्याचा GR आहे, परंतु एका वाक्याचं चेंज आहे. पण आपण लक्षात घ्या, आयुष्यमान भारत योजना आपल्याला माहिती आहे, 5 लाख रुपयाचा इन्शुरन्स हा प्रत्येक कुटुंबाला केंद्र सरकारने दिलाय. असे 50 कोटी लाभार्थी आहेत. म्हणजे 10 कोटी कुटुंबांना दिल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की 5 लाख रुपयापर्यंतचा वैद्यकीय खर्च केंद्र शासनाच्या तर्फे होणार आहे. आणि हा आता मला माहिती आहे की माहेश्वरी समाजामध्ये फार लोक लाभार्थी यातले नसतील, कारण व्यापारी आहेत, व्हाईट रेशन कार्ड वाले असतील, परंतु यांच्याकडे काम करणारा कामगार जो आहे, यांच्याकडे जे सहकारी आहेत, यांना अत्यंत याची गरज असणार आहे. आणि त्याचा आर्थिक ताण आपल्या उद्योगावर येऊ नये म्हणून प्रत्येक कामगाराचा, प्रत्येक मजुराचा, प्रत्येक लाभार्थ्याचा आपण आयुष्यमान भारतचं कार्ड काढून दिलेत का हे विचारलं पाहिजे. आणि त्यांचं कार्ड जर काढून दिलं तर 5 लाख रुपये त्यांना दरवर्षी एका कुटुंबाला एवढे 1375 वेगवेगळ्या आजारांवर हे उपचार होणार आहेत. आता हे उपचार करण्याची प्रोसेस केली, त्यानंतर पैसे देण्याची प्रोसेस केंद्र सरकारने केली, परंतु इन्फ्रास्ट्रक्चर कुठे आहे? मग इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यासाठी एका ओळीचा GR आहे की MSME सेक्टरमध्ये आता हेल्थ केअर येणार आहे. एका ओळीने काय बदल झाला, MSMEचे जे रूल आहेत ते लागू झाले. ज्यांनी कोणी लॅबोरेटरी टाकली, मोठ्या मशीन्स घेतल्या, डॉक्टर्सनी, सगळ्या डॉक्टरने एकत्र येऊन जर का उभं केलं तर क्लस्टर सारखी योजना राबवता येईल. केंद्र सरकार 20 कोटी रुपये देऊ शकेल. ते राज्य सरकारच्या अमेंडमेंटवर काही अवलंबून त्यातल्या गोष्टी आहेत, परंतु ते आत्ताच झालं असल्या कारणाने हळूहळू ते सगळं होईल. परंतु आपण लक्षात घ्या की सगळे MSMEचे जे इन्सेंटिव्ह आहेत, सबसिडी आहेत, प्रायोरिटी सेक्टरचं लेंडिंग आहे, हे सगळं हेल्थ केअरला होईल. म्हणजे शहरात हॉस्पिटल टाकायच्या ऐवजी लोक ग्रामीण भागामध्ये हॉस्पिटल टाकतील, मोठ्या मोठ्या लॅबोरेटरी टाकतील, डी झोन मध्ये टाकतील. आणि डी झोन मध्ये टाकलं म्हणजे ग्रामीण भागात टाकलं म्हणजे आपलं पैसे रिकव्हर होतील. किती सोपा विषय आहे. सिंगल लाईन चेंज आहे, पण त्याचा व्याप्ती किती मोठी आहे हे आपण लक्षात घ्या. तर ह्या चेंज नंतर अनेकांचे पैसे गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये किंवा मोठ्या कंपन्यांमध्ये अडकतात. ते कंपन्यांचे पैसे मिळण्यासाठी फॅसिलिटेशन काउन्सिल तर होतच, DIC मधून ते चालतं, पण तरीही त्यामध्ये केस केली तर मिळतं. आणि आपण व्यापारी आहोत, उद्योजक आहोत, आपण काय भांडत नाही कोणाशी. न भांडता पैसे मिळण्याची सोय काय आहे, तर ती सुद्धा यावेळी मोदी सरकारने केलेली आहे. तर ट्रेड्स नावाचे प्लॅटफॉर्म, RBI सँक्शन प्लॅटफॉर्म हे तयार झालेले आहेत. या ट्रेड्स नावाच्या प्लॅटफॉर्म मध्ये काय आहे, हे ट्रेड, व्हॉट इज दिस ट्रेड? ट्रेड रिसिवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टीम. या ट्रेड्स नावाच्या प्लॅटफॉर्म मध्ये आपण जर का सेलर म्हणून रजिस्टर झालो, आणि बायर कोण आहेत, ऑल सेंट्रल गव्हर्नमेंट, DPSUs, CPSEs, स्टेट गव्हर्नमेंट्स, त्यानंतर सगळे PSUs, अशा प्रकारचे सगळे, आणि प्रायव्हेट सेक्टर मधले 500 कोटीच्या वर ज्यांचा टर्नओव्हर आहे असे सगळे बायर, मोठ्या कंपन्या सगळ्या,
हे कंपल्सरी आहे. कंपल्सरी शब्द लक्षात घ्या मित्रांनो, हे कंपल्सरी आहे त्यांना त्याच्यावर बायर म्हणून रजिस्टर करणं, बिकॉज दे आर लिंक्ड विथ सेबी, निफ्टी, ह्या ज्या सगळ्या शेअर मार्केटमध्ये रजिस्टर्ड असलेल्या कंपन्या आहेत, त्यांचं क्रेडिट रेटिंगच्या आधारावर सगळं गणित चाललेलं असतं. म्हणून त्यांना ते कंपल्सरी आहे बायर म्हणून रजिस्टर करणे. एकदा का आपण सेलर म्हणून आपण माल त्यांना सेल केला, इनव्हॉइस आला, आपण दिला, अप्रूव्ह झाला इनव्हॉइस, की तो इनव्हॉइस आपण ट्रेड्सच्या पोर्टलवर ऑनलाईन अपलोड करायचा आहे. आणि अपलोड केल्यानंतर ट्रेड्सचं ऍडमिनिस्ट्रेशन आपल्या बायरकडून ते कन्फर्म करून घेईल की हे कन्फर्मेशन झालं की हो हे पैसे आम्ही 45 दिवसांनी देणार आहे किंवा 90 दिवसांनी, जे काही आपलं म्युच्युअल कॉन्ट्रॅक्ट असेल ते लिगली 45च दिवस आहे तोपर्यंत आपण देणार आहे. आणि ते दिल्यानंतर असं लक्षात येईल आपल्याला की 2 किंवा 3 दिवसामध्ये आपल्या अकाउंटला पैसे येतील. कोण देईल? तर एकदा कस्टमरने अप्रूव्ह केलं की बँका त्याला बीड करतील, सगळ्या नॅशनलाइज बँका. माझ्या क्रेडिटवर पैसे मिळत नसतील तर बायरच्या क्रेडिटवर नक्की बँकांनी पैसे द्यावेत असं कंपल्शन केलेलं आहे केंद्र सरकारने. आणि बायरच्या क्रेडिटवर पैसे दिल्यानंतर आपल्याला तर पैसे मिळून गेले, जो आपला कॉन्ट्रॅक्टचा म्युच्युअल अग्रीड पिरियड आहे 45 दिवस, तोपर्यंतचा इंटरेस्ट आपण बेअर करायचा. तो 6 किंवा 7% वगैरे ते बिडिंग आहे. महाराष्ट्र बँकेने जर का 7% बीड केलं तर पंजाब नॅशनल बँक 8% बिडिंग केलं तर एखाद्या वेळी कॉर्पोरेशन बँक त्याला 3% बिडिंग करेल. आपल्याला 3%चं घ्यायचं, आपला चॉईस आहे कोणाकडून पैसे घ्यायचे का घ्यायचे नाही. पण आपल्याला मार्केटमध्ये पैसा उपलब्ध असेल कॉम्पिटिशन मधला, हा MSME ला उपलब्ध असणार आहे. आणि तो घेतल्यानंतर 45 दिवसानंतरचं व्याज हे समोरच्या पार्टीला भरायला लागेल, केंद्र सरकार असलं तरीही. आणि ते वसुलीची जिम्मेदारी ही त्यांची आहे, आपली नाही. एकदा पैसे घेतले म्हणजे वर्किंग कॅपिटलचा रोटेशन आपलं जे आता 4-10 वर्षातून होतं मॅक्झिमम, मी हिंमत करणारच नाही 5-10, 6-10 होतं असं, पण मॅन्युफॅक्चरर्स 4-10 होतं, तर ते किमान 8-10 व्हायला लागेल. आपल्याला फार तर फार 15 दिवसात पैसे आपल्या हातात मिळतील. त्यामुळे हा सगळ्यात मोठा रिफॉर्म आहे, समजून घेण्याची गरज आहे. मला माहिती आहे की यामध्ये काही अडचणी आहेत, परंतु आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या मदतीने, श्यामजी या ठिकाणी आहेत, त्यांच्या नेतृत्वातून, त्यांच्या मध्यस्थीने आपल्याला त्या अडचणी दूर करता येतील. परंतु आपण ती सिस्टीम वापरली पाहिजे. वापरायला लागलो तर आपल्याला ते अडचणी सगळ्यात दूर होतील. अशा प्रकारचे खूप रिफॉर्म्स केलेले आहेत. फक्त MSME या विषयावर आपल्याला खूप बोलता येईल, परंतु वेळ कमी आहे, नंतर श्यामजी सुद्धा बोलणार आहेत. त्यानंतर आपल्याला ह्या सगळ्या विषयामध्ये आपल्या सगळ्यांना हे माहिती पाहिजे की मायग्रंट लेबर्स आहेत. मायग्रंट लेबरसाठी रेशन कार्ड सारखी योजना सरकारने आणली, 1 नेशन 1 रेशन कार्ड अशा प्रकारची योजना आणली. त्यामुळे 23 राज्यामध्ये कुठलाही व्यक्ती कुठे गेला तरी त्याला रेशनचं धान्य मिळेल अशी व्यवस्था झालेली आहे. महाराष्ट्र त्यामध्ये आहे. त्यानंतर डिमांड वाढण्यासाठी काय केलंय तर रेंटल हाऊसिंग स्कीम काढलेली आहे. आपल्या सगळ्यांना पंतप्रधान आवास योजना माहिती आहे. त्यामध्ये 2,67,000 रुपयाचं सबसिडी, क्रेडिट लिंक सबसिडी मिळत होती बायरला. म्हणजे घर घेतलं, कुटुंबाने पहिलं घर घेतलं तर 2,67,000 देण्याची व्यवस्था होती. त्यामुळे गरीबाला घर घेण्याचं एक मोटिवेशन मिळायचं, तेवढे पैसे कमी लागायचे. आणि बिल्डर सुद्धा तशा प्रकारे छोटी घरं बांधायचे. आता करोना काळामध्ये घर बांधण्याचं प्रमाण कमी होणार आहे किंवा बिल्डरची पण अडचण झालेली आहे. घर घेणाऱ्यांची पण परिस्थिती कदाचित राहिलेली नाही आहे. कोणाची नोकरीचा इन्कम कमी झालेला आहे, शाश्वती राहिलेली नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये काय करायचं तर रेंटल हाऊसिंग स्कीम काढलेली आहे. आता काही लोकांनी मायग्रंट लेबरसाठी आपण बघितलं तर किरायाने घरं तर मिळालीच पाहिजे. 2022 पर्यंत मोदीचा संकल्प आहे तर भारतातल्या प्रत्येकाला घर मिळालं पाहिजे. तर त्याला अनुसरून जो मायग्रंट आहे त्याला सुद्धा घरातच राहायचं आहे, त्याला झोपडपट्टीत राहायचं नाही आहे. त्यासाठी रेंटल हाऊसिंग कॉम्प्लेक्सची स्कीम केली आणि बांधणाऱ्याला सुद्धा त्यामध्ये बेनिफिट दिलाय. 50% ऍडिशनल FSI ची स्कीम आहे ही. त्यामध्ये परत एकदा काही स्क्वेअर फूटचे लिमिट आहेत, त्या लिमिटच्या आतमध्ये आपल्याला त्याचं सबसिडी सुद्धा त्याची मिळणार आहे, ती बांधणाऱ्याला. त्यानंतर नाबार्डच्या माध्यमामधून 30,000 कोटीचं क्रेडिट कार्ड देण्याची व्यवस्था सरकारला केलेली आहे. आता ह्या सगळ्या विषयामध्ये आत्मनिर्भरतेकडे जाताना फक्त औद्योगिक क्षेत्र जाऊन चालणार नाही, कृषी क्षेत्र सुद्धा जायला लागेल. आणि ह्या कृषी क्षेत्रामध्ये फार मोठा बदल या ठिकाणी केलाय. टॉप्स टू टोटल सारखी स्कीम या ठिकाणी आणली. फक्त टोमॅटो, पोटॅटो आणि ओनियन यासाठी लागणाऱ्या ज्या वस्तू होत्या, यासाठी लागणारी जी स्कीम होती ती स्कीम आता सगळ्या प्रकारच्या अन्नधान्यासाठी, फळभाज्यांसाठी ही उपलब्ध करून दिलेली आहे. दुसरं काय केलंय तर जीवनावश्यक वस्तू कायदा मधून अन्नधान्य, कडधान्य, पालेभाज्या, तेलबिया हे सगळं वगळलंय.
आणि आपण कुठल्याही राज्यामध्ये हे विकू शकतो. व्यापाऱ्यांना आता डायव्हर्सिफिकेशनसाठी सगळ्यात मोठी संधी आहे. सगळ्यात मोठी संधी आहे की कृषी माल प्रोसेसिंगसाठी आपल्याला जाता येऊ शकतं. ह्या सगळ्या विषयामध्ये अनेक प्रकारच्या बदल जे आहे ते आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. ह्यामध्ये 1,00,000 कोटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड या ठिकाणी दिला. तो ग्रामीण भागामध्ये आपल्याला इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गोडाऊन असतील, कोल्ड स्टोरेज असतील, रायपनिंग चेंबर्स असतील किंवा वाहतुकीची सुविधा असेल किंवा त्यामध्ये स्टार्टअप, त्यामुळे कोण लाभ घेऊ शकतात तर स्टार्टअपही घेऊ शकतात, इंडिव्हिज्युअल एंटरप्रिन्युअर घेतील, एफपीओ घेईल म्हणजे फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन. यामध्ये आधी फक्त एफपीओची व्यवस्था होती, आता यावेळी एफपीसी केलं म्हणजे कॉर्पोरेट स्टाईलने हे सगळं चालावं आणि ज्यांना क्रेडिट गॅरंटी मधलं लोन, परत बघा एमएसएमई साठी जे उपलब्ध आहे ते कॉर्पोरेट कंपनी म्हणून आपण आरओसी कडे रजिस्टर केलं तर आपल्याला 2 कोटी रुपयाचं क्रेडिट गॅरंटीचे जे पैसे आहेत कोलॅटरल सिक्युरिटी शिवाय मिळणारे ते ग्रामीण भागामध्ये एफपीओ ला उपलब्ध करून दिलेले आहेत. म्हणजे 1,00,000 कोटी रुपये सरकारने जे दिले त्यामध्ये आपल्याला इथे किती मोठी सुविधा निर्माण झालेली आहे. तर आपल्याला प्रत्येकाला ग्रामीण भागामध्ये काय करता येईल याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी उद्योग आघाडी संपूर्ण मार्गदर्शनचा आमचा प्लॅन तयार आहे. विशेष म्हणजे प्रोसेसिंग करावं त्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी पिकतं त्याच ठिकाणी प्रोसेसिंग झालं पाहिजे अशा प्रकारची पंतप्रधानांची योजना असल्या कारणाने मायक्रो फूड एंटरप्राइज नावाचा वेगळा विषय सुरू केला. एमएसएमई मध्ये अॅग्रो एमएसएमई नावाचा विषय सुरू झाला. त्यासाठी वेगळा एनआयसी कोड दिला गेला आणि त्यासाठी सुद्धा 15,000 कोटी रुपयाचं भागभांडवल तिथं दिलेलं आहे. आणि हे सगळं करताना आपल्याला छोटे बचत गट असतील, छोटे हे एफपीओ असतील, या सगळ्यांना हे लागू होणार आहे. गावागावामध्ये अशा प्रकारचं प्रोसेसिंग करता येईल. ते कसं करता येईल तर ओडीओपी नावाची पण स्कीम आहे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट. ही मोफीच्या अंतर्गत आहे. मोफी म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. यासाठी बरीच मोठी सबसिडी आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे जर का डी झोन मध्ये आपण युनिट टाकलं तर 80% 90% पर्यंत सबसिडी मिळू शकते. अशा प्रकारचं सगळं फॅसिलिटी हे सरकारच्या ह्या सगळ्या स्कीम मध्ये आहे. मित्रांनो, असं आहे की फक्त आत्मनिर्भरचं पॅकेज काय असं लोक बोलतात. तुम्हाला काय मिळालं? काहीच मिळालं नाही. मिळणार आहे काय तर आत्मसन्मान, आत्मनिर्भरता आणि ह्या सगळ्या प्रकारची उद्योगाची संधी. आम्ही पाऊल पुढे टाकून हे सगळं करायला पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला ह्या कम्युनिस्टांच्या चालीवर, त्यांच्या विषारी प्रचारावर लक्ष न देता काय पाहिलं पाहिजे तर ही किती मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. त्यासाठी हे मी काय इथं सांगितलं तर शेतमालावर प्रोसेस करून त्याला वैश्विक आउटरीच म्हणजे ग्लोबल करण्यासाठी, ब्रँडिंगसाठी पैसे दिलेले आहेत. त्याचं क्लस्टर अप्रोच केलेला आहे. छोट्या व्यावसायिकांना एकत्रित आणून खेडेगावामध्ये क्लस्टर तयार करून मोठे फूड प्रोसेसिंग युनिट तयार होतील आणि मोठ्या फूड प्रोसेसिंग युनिटच्या माध्यमातून त्याला आपल्याला एक्सपोर्ट करता येणार आहे. त्यामुळे ह्या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये सगळ्यात जास्ती जर काही कन्सिस्टन्सी राहिली असेल, भारताचा जीडीपी काही प्रमाणामध्ये वरती ठेवण्याचं काम कोणी केलं असेल तर कृषी क्षेत्राने केलंय. शेतकरीचं कुठंच बंद नाही झालं. आमच्या फॅक्टऱ्या बंद झाल्या पण शेती क्षेत्राने ह्याला पूर्ण भारताचा कणा ताट ठेवलेला आहे. तर त्या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर फॅसिलिटी दिलेली आहे. या सगळ्यांमध्ये आता जो कृषी विधेयक आलं त्या विधेयकाच्या माध्यमातून आपल्याला हे लक्षात घेतलं पाहिजे की त्या विधेयकाच्या माध्यमामधून खूप मोठी बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी निर्माण झालेली आहे. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जीवनावश्यक वस्तू कायदा काढल्यामुळे आपल्याला त्याचा प्रोसेसिंग असेल किंवा व्यापार असेल त्यांना माल साठवणुकीची परवानगी मिळाली आहे. कुठल्या आपण तज्ज्ञ आहात त्यातले, कुठल्या सीझन मध्ये कुठला माल घ्यायचा, कुठला साठवून ठेवायचा, कुठे द्यायचा, जगभर देता येणारी यंत्रणा तयार झालेली आहे. त्यामुळे योग्य स्वरूपात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं तर एफपीओच्या माध्यमातून इन्फ्रास्ट्रक्चरची फॅसिलिटी मिळेल, प्रोसेसिंगची सबसिडी मिळेल, त्यासाठी कर्ज मिळेल आणि व्यापारासाठी तुमची मदत झाली तर लिंकेजेस इंटरस्टेट किंवा इंट्रास्टेट सगळ्याच प्रकारचे आपल्याला लिंकेजेस मिळतील. त्यासाठी इनाम सारखं पोर्टल पण तयार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गत काहींना माझ्या बोलण्याचं वाईट वाटेल, राग येईल, कोणी त्यातलं जर स्टेक होल्डर असेल तर, परंतु ज्या उद्देशाने केलाय सरकारने तो उद्देश मला सांगणं आवश्यक आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अंतर्गत आडत्याच्या रूपाने शेतकऱ्यांचा जो मलिदा
जो खाण्याचं काम अनेक वर्ष करत होते आणि त्याच्या आधारावर निवडणुकीचा बँडबाजा वाजवणारे जे लोक होते त्यांच्या पोटात नक्की दुखतंय. काय दुखतंय तर आमचं कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद केली. तर असं नाही केलं. ज्या शेतकऱ्यांना द्यायचंय त्या शेतकऱ्यांनी नक्की तिथे द्यावं, परंतु त्यांना माल देण्यासाठी एक सगळ्या प्रकारचा प्लॅटफॉर्म ओपन केलाय. तू किती रुपयाला घेणार आहे माल माझा, नाही दुसरीकडे विकतो, बाहेर विकतो, कुठल्याही प्रकारचा सेस देण्याची आवश्यकता नाही, अडत्याचे काम पैसे देण्याची गरज नाही, लोडिंग अनलोडिंग देण्याची गरज नाही, हमाली देण्याची गरज नाही. त्यामुळे हे सगळं करताना आपल्याला असं लक्षात येतं की जेवढा माल आहे तेवढा दाम मिळणार आहे. त्यामुळे आपल्याला लक्षात घ्या तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग मध्ये सुद्धा पण यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर स्कोप निर्माण झालेला आहे. या स्वास्थ्य सुधाराचं मगाशी मी सांगितलं. आता इज ऑफ डुईंग बिझनेस मध्ये डिक्रिमिनलायझेशन पण केलेलं आहे. अनेक गोष्टीच्या आपण रिटर्न्स फायलिंग करताना चुका व्हायच्या, वेळ व्हायचा आणि मग झालं की लगेच ह्या कायद्यानुसार कारवाई करू असे नोटीस यायचे आणि मग लगेच क्रिमिनल ऍक्ट कुठला तरी लावणार, अशा प्रकारचा आरओसीचे काही कायदे होते तेही यातून काढून टाकले आहेत. डिफॉल्ट झाला तर दंड लावा, पण आम्ही काही चोर नाही, आम्ही काही गुन्हेगार नाही, अशा प्रकारची ट्रीटमेंट देऊ नये अशी मागणी आपली होतीच. त्यामुळे डिक्रिमिनलायझेशन मध्ये अनेक सुधार करून ह्या डिक्रिमिनलायझेशनची फॅसिलिटी आपल्याला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्सने दिलेली आहे. यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येईल की इज ऑफ डुईंग बिझनेस मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर मदत झाली आणि ह्या खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल जो झाला तो सगळा आपण पदरात पाडून घेतला पाहिजे. ह्या पदरात पाडताना आपल्याला ह्या सगळ्या कायद्यांचं एकत्रित विचार केला पाहिजे. कृषीमध्ये काय बदल झाले, त्यामुळे आपला व्यवसाय न्यू नॉर्मल मध्ये नवीन प्रकारे डिफाईन करण्याची संधी निर्माण झालेली आहे. या आत्मनिर्भर मध्ये आपल्याला भारत देश आत्मनिर्भर करायचा असेल तर मी आत्मनिर्भर, माझा गाव आत्मनिर्भर, माझं शहर आत्मनिर्भर आणि मग राज्य आणि मग देश हा होणारच आहे. फक्त मोदीजी करणार आणि आम्ही काही नाही करणार असं म्हणून चालणार नाही. आणि आपल्याला इतकी चांगली संधी आहे महाराष्ट्रासाठी, तरी कुठल्याही प्रकारचा केंद्रात काही विषय असेल तर तो आपण श्यामजींकडे घेऊन जाऊ शकतो. आणखी आपल्या महाराष्ट्रातले अनेक नेते, पियुष गोयल आहेत, नितीनजी गडकरी आहेत, या सगळ्यांकडे आपण हक्काने जाऊ शकतो आणि ते पाहिजे ती गोष्ट आपण आपल्या पदरात पाडून घेऊ शकतो. ही संधी आहे मित्रांनो. आत्मनिर्भर होण्यासाठी आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीचा उपयोग होईल. शेवटी फक्त 2च मिनिटात मी सांगणार आहे कारण वेळ झालाय. मी घड्याळाकडे पण बघतोय, श्यामजींचं अजून प्रबोधन बाकी आहे. डिफेन्स क्षेत्रामध्ये खूप मोठं चेंज केलेलं आहे. याच्यामध्ये जे स्क्रीनवर दिसतंय आत्मनिर्भर रक्षा, यामध्ये तर डिफेन्स क्षेत्रामध्ये जे बदल झालेले आहेत त्यामध्ये DRDOच्या माध्यमातून 120 प्रॉडक्ट हे आपल्याला स्वदेशीसाठी मिळालेले आहेत. 101 प्रॉडक्ट हे रक्षा मंत्रालयाने बॅन केलेले आहेत बाहेरून आणण्यासाठी आणि ते भारताला उपलब्ध करून दिलेले आहेत. DIO सारखी संस्था त्यांनी सुरू केली आहे, म्हणजे डिपार्टमेंट इनोव्हेशन, आयडेक्स आणि DIO डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन ही जी पूर्ण केलेली आहे. डिफेन्स इनोव्हेशन ऑर्गनायझेशन ह्या संस्थेद्वारे आपल्याला अनेक प्रकारचे विषय या ठिकाणी करायला मिळणार आहेत. या सगळ्या विषयामध्ये आपण पुढे जाऊया. यात जे काही मदत मार्गदर्शन लागेल ते उद्योग आघाडीच्या माध्यमातून आपण नक्की प्रयत्न करू. काही प्रश्नोत्तर असतील तर नंतर आपण नक्की घेऊया. खूप वेळ झालेला आहे आणि ह्या सगळ्या पॅकेज म्हणजे कन्सेप्ट, पॅकेज आणि अपॉर्च्युनिटी या तिन्ही विषयामध्ये मी सांगण्याचा माझा तोडका प्रयत्न केला. यामध्ये काही चुका झाल्या असतील तर त्या आपण पोटात घ्या आणि परत आमचे नेता श्यामजी जाजू आहेच आहेत, ते काही करेक्ट करतील. आणि एवढं बोलून मी या ठिकाणी आपली रजा घेतो. धन्यवाद. जय श्रीराम. खूप खूप धन्यवाद साहेब. अत्यंत सरळ आणि सोप्या भाषेत आपण संपूर्ण हा विषय मांडला. वास्तविक इतका नवीन माणसासाठी, जनरल व्यावसायिकासाठी अनेक गोष्टी नवीन आहेत आणि प्रत्येक हा व्यवसायी आपल्या आपल्या व्यवसायात असतो, परंतु त्याला संपूर्ण चित्र माहीत नसतं. आणि अशा वेळेस आपण अत्यंत सोप्या पद्धतीने आपले सगळे विषय मांडलेत. आता मी आपले मार्गदर्शक माननीय श्यामजी जाजू यांना विनंती करेन कि आपका मार्गदर्शन प्रस्तुत करें. आज के कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्री किशन बंसाली जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक रवीश मारू जी,
मदनलाल मेनियार जी, हार्दिक सारड़ा जी, गोपाल कासट जी, जिनका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हम सब लोगों ने अभी सुना, और उनके मार्गदर्शन अंकल आपका म्यूट हुआ है, म्यूट, अनम्यूट करिए। बंग जी, भाइयों और बहनों, आज का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रवि जी के इनिशिएटिव से जो लिया गया है, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत ही उचित समय पर उचित प्रोग्राम का आयोजन उन्होंने किया है। अभी तो कोरोना का कार्यकाल चल रहा है, हमारे मन में भी आए तो हम फिजिकल मीटिंगें बड़ी कर नहीं सकते, एक दूसरे को मिल नहीं सकते, सबके मुंह पर मास्क लगे हुए हैं। मुझे याद आता है याद मुझे गुजरा हुआ जमाना, वो मीटिंगों में जाना और हंसना खिलखिलाना। कार्यक्रमों के खातिर आते थे बहुत जगह घूम के, अब मीटिंगें कर रहे हैं स्काइप और जूम पे। ऐसा जमाना आ गया, पर कोई बात नहीं। इतने महत्वपूर्ण लोगों का यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ 250 से ज्यादा लोग यहाँ पार्टिसिपेंट हुए हैं और सब उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं। देखो, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम गीत गाते थे, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरे मुट्ठी में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे। ऐसे आदमी को एक छोटे वायरस ने घर में बिठा दिया। पूरे इकोनॉमिक जगत पे, पूरे विश्व में क्रांति आ गई, सबके रहन सहन में, व्यवहार में फर्क आ गया और आदमी का अहंकार खत्म हो गया। इस कोरोना कार्यकाल का सदुपयोग करके आज का कार्यक्रम हो रहा है। आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रहा सवाल जो आत्मनिर्भरता का विषय, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरा देश सुन रहा है और उसकी जगह जगह पर चर्चाएं हो रही है। मुझे अभी मारू जी ने जब कहा था कि पेशकार जी के रोज ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं और इतने सरलता से उन्होंने जो कहा है, इसके कारण लोगों को इसकी ग्रेविटी भी ध्यान में आ रही है। मुझे एक बात बताइए, केवल विचार बहुत अच्छे हैं इसलिए कोई देश आगे बढ़ सकता है क्या? केवल योजनाएं बहुत अच्छी बनी उससे नहीं चलता। योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा, कैसे होगा, इससे कोई देश आगे बढ़ सकता है। और आज आप सब लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, माहेश्वरी समाज की विशेषता तो मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है। प्रदीप जी ने भी उसका वर्णन किया। ये समाज, ये मेहनती समाज है, ये समाज उद्योजक समाज है, डिसीजन मेकिंग में जिनका चलता है, ऐसे गुणवत्ता वाला ये समाज है। ये रिस्क लेने की क्षमता जिसमें है वो ये समाज है। और अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा मेंटेन करना और वो सामाजिक कामों में भी लगाना, इस प्रकार की इस समाज की विशेषता है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन हो या बाकी कोई बात हो, सभी जगह में भी, ये कोरोना कार्यकाल में भी हमारे समाज ने अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जो काम किया है, उसकी दखल पूरा समाज, पूरा देश ले रहा है। और जगह जगह जाकर, जहां महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलेंगे, गुजरात में है तो गुजराती बोलेंगे, तमिलनाडु में तमिल बोलेंगे। इस प्रकार की हथौटी और काम करने की क्षमता हमारी होने के कारण वहां के समाज के हम एक एसेट बनकर रहे। तो इसलिए ऐसे उद्योजक समाज के सामने इस प्रकार का लेक्चर होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मोदी जी ने योजनाएं तो बना दी। अब मुझे बताओ, केवल नारों से और घोषणाओं से देश कभी चलता है क्या? 1971 में इंदिरा जी ने देश में नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटी नहीं। 14 के भी चुनाव में राहुल गांधी को नारा देना पड़ा, गरीबी हटाओ। अरे भाई, 70 साल आपने राज किया, गरीबी क्यों नहीं हटी? तो उसके लिए केवल योजना बना के नहीं चलता है, उसका क्रियान्वयन करने वाले लोगों में मोटिवेशन पैदा करना पड़ता है। ये मोटिवेशन क्या है? ये कोई सरकारी कार्यक्रम तो आज है नहीं, पर ये सरकारी कार्यक्रम की यशस्विता तब होगी जब ये उद्योजक समाज जो उद्योग करना चाहता है, उसकी डिफिकल्टी समझने वाली लीडरशिप है और सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा नंबर कितवा था और हमने कितना
उछाला, उसमें छलांग लगाई है और हम आगे आए हैं। पूरे विश्व में हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, हमारी विश्वासार्हता बढ़ी है, और जहां भी चाइना से लोग वाइंड अप करके उद्योग आ रहे हैं, वो भारत को एक पोटेंशियल सेक्टर के रूप में देख रहे हैं। इसका कारण भारत की यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की क्रेडिबिलिटी, यहाँ की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था और यहाँ की लीडरशिप की ताकत, जो रिस्क लेने की ताकत, और देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके नेतृत्व में देश जिस राह पर चल पड़ा है, अभी अभी के विषयों में पाकिस्तान को जैसे हमने जवाब दिया, फिर वो एयर स्ट्राइक होगा या सर्जिकल स्ट्राइक होगा। चाइना को पहली बार ऐसा सुनना पड़ा, चाइना के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा, भाई साहब लड़ाई तो मैप की थी, ऐप क्यों बंद कर दिया आपने। और आज तो सामान्य आदमी भी अपने जीवन में चाइना जिस मार्केट के लिए, कंज्यूमरिज्म के लिए भारत की ओर देख रहा है, उसको जवाब देने के लिए आदमी खड़ा हो गया। क्यों? ऐसे नरेंद्र मोदी जी का जो एक मॉरल अथॉरिटी है, जो वो कहते हैं लोग मानते हैं। फिर वो स्वच्छता अभियान हो, बेटी बचाओ अभियान हो, स्टार्टअप हो, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, या मुद्रा बैंक की लोन हो, स्वच्छता अभियान हो, सब बातों का प्रभाव अपने आप होता है क्या? मुझे एक अच्छी बात याद आ रही है, पूना के लोग भी इसमें शामिल है। पूना ये विद्वानों का शहर माना जाता है, बाकी कोई माने ना माने, पूना वाले जरूर मानते हैं। तो एक बार पूना के 4 विद्वान लोकमान्य तिलक जी के तिलकवाड़े पर गए और उन्होंने कहा, तिलक जी, ये जो गांधी जी का अहिंसा वाला आंदोलन चल रहा है, ये कोई देश में काम नहीं करेगा। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो क्रांतिकारी आंदोलन है, इससे भी कुछ नहीं होगा। ये गोपाल गणेश आगरकर का समाज सुधारना का काम चल रहा है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये बाबू गेनू की जो स्वदेशी की मूवमेंट है, इसका भी कोई नहीं। तिलक जी ने कहा, भाई ये नहीं कैसे होगा? बोले वही तो बताने आए। बोले बताओ। तो उन्होंने अपनी 4 कल्पना कहना शुरू किया। तिलक में उनको रोका और उनको कहा, भाई साहब आप क्या करने वाले हैं? नहीं, हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो थिंकर है, हम विचारवंत है, हम अपनी आइडियाज देकर अपने घर पे जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। तिलक जी ने कहा, 2 रुपए का गांजा पिया तो मेरे को भी 4 कल्पना बहुत अच्छी आ जाएगी। देश में कल्पनाओं की कमी नहीं है, कल्पनाओं का क्रियान्वयन कौन करेगा, इसकी कमी है। और वो कल्पनाओं, वो क्रियान्वयन की गैप भरने के लिए इस प्रकार का उद्योग जगत में अपना लोहा मनवाने वाला जो माहेश्वरी समाज है, वो जो उद्योजक समाज है, हर हुनरी, मेहनती, इस प्रकार का जो समाज है, उसके सामने इस बातों का विवेचन होना और उनको मदद के लिए हमारे प्रदीप जी जैसे उद्योजक आघाड़ी के प्रमुख, हमारे सब नेता लोग खड़े हैं कि आप आगे चलो। अगर देश बचा तो हम बचेंगे। पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी की चर्चा हो रही है। कोरोना के कार्यकाल जैसे भी काम में हमने अपना बता दिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन वाला देश ऐसा मात कर सकता है। जिस देश में एक भी मास्क नहीं बन रहा था, वो देश आज मास्क एक्सपोर्ट कर रहा है। जिस देश में पीपी किट नहीं बन रहा था, यहाँ बनने शुरू हो गए। जहां वेंटिलेटर नहीं बन रहे थे, वेंटिलेटर बनना शुरू हो गए। हमने 150 देशों तक अपने देश की आवश्यकता ध्यान में लेकर उतनी दवा छोड़कर पूरे विश्व में हमने दवा सप्लाई की। तो ये सामान्य बात नहीं है। पूरे विश्व में हमारी क्रेडिबिलिटी और विश्वासार्हता बढ़ गई है। हमारी लीडरशिप की जो पहचान है, क्या रे ये दमखम वाला नेता है, चाइना को जिस भाषा में जवाब चाहिए वो देने की ताकत रखता है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन सामान्य बात है क्या? इतने बड़े देश को एक बार मोदी जी ने वर्णन किया था ऑस्ट्रेलिया में बोलते बोलते, अरे ये ऑस्ट्रेलिया की जितनी आप लोगों की लोक संख्या है, उतनी लोक संख्या हिंदुस्तान में एक समय ट्रेन में बैठी मिलती है, रोज ट्रेन से प्रवास करती है। इतना बड़ा देश, इसकी विविधता, इसके प्रश्न, इसकी समस्या है, और उस पर मात करके देश को आगे ले जाना ये सामान्य बात नहीं है। पर मोदी जी की नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है। इसलिए इस प्रकार का मुझे बताओ, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जो दिया, उसमें से 3 लाख करोड़ छोड़ दो, जो राशन के रूप में, मदद के रूप में, विडोज को सहायता, किसानों को सहायता, लेबर्स को सहायता, उसमें चले गए 3 लाख करोड़, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं। बचे 17 लाख करोड़ का पैकेज ये देश को अपने बलबूते पर खड़ा होने के लिए है,
आत्मनिर्भर करने के लिए है और उसके लिए हर डिपार्टमेंट को पॉलिसी बनवाई, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट देश का नहीं मिलेगा, विदेशी कंपनी के करोड़ के नीचे के कोई काम में नहीं आएगी। इसका मतलब लोकल लोगों को सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम यह सरकार कर रही है। यह सरकार ने जितनी योजनाएं निकाली, मुझे बताओ, केवल उद्योग बढ़ा और गांव में बिजली नहीं है। जब ये सरकार आई तो 18,000 गांव में बिजली नहीं थी, कनेक्शन नहीं था। आज एक भी गांव नहीं बचा जहां पर बिजली पहुंची नहीं। गांव में बिजली दी, नल में पानी दिया, हर ग्राम पंचायत के ऑफिस तक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क पहुंचाया, डिजिटल का माध्यम से लोगों को वाकिफ किया, लोग आज उसको यूज कर रहे हैं। मुद्रा बैंक की योजना कराई, रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000 रुपए का लोन ये सरकार दे रही है बगैर गारंटर। अब ये सामान्य बात है क्या? इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार कर रही है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश के लिए इसी योजनाएं है। लोगों की मानसिकता उस दिशा में हम लेके जा रहे हैं और ऐसी अलग अलग सुविधाएं देकर, नहीं तो केवल नारों से, घोषणा से, भाषण से देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आज कई देश भारत की अपनी जिस प्रकार की एक कार्य क्षमता है उस पर प्रभावित होकर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में जितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंपोर्ट होता था उसको रोक लगाई सरकार ने। कितने 101 उद्योगों को बोला कि भैया अभी ये प्रोडक्ट इसी देश में बनना पड़ेगा, यहाँ से हम लेंगे। मोबाइल यहाँ बनता नहीं था, अब वहां के सैमसंग हो या एप्पल वाले हो अपना वाइंड अप करके यहाँ पर वो अपना कारखाना लगा रहे, लोगों को रोजगार दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने बेसिक क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है। इसलिए संकट कितना भी बड़ा हो उस पर रास्ता निकालने की हमारी क्षमता है। देश की जनता मोदी जी के साथ है और जब तक देश की प्रगति नहीं होगी, देश सुरक्षित नहीं रहेगा, तब तक हमारे प्रगति का क्या अर्थ है। इसलिए लोगों ने ये कोरोना जैसा संकट भी झेला, चाइना को जवाब देने के लिए, सरकार को मदद करने के लिए लोगों ने ठानी और पाकिस्तान के लिए जो मुंह तोड़ जवाब दिया उसमें सरकार के साथ लोग खड़े रहे। और सरकार कितनी फ्लेक्सिबल है मुझे बताइए। जीएसटी के विषय में कितने बार अमेंडमेंट आए, रिकमेंडेशन आए, बदल हुए, हर रोज नए नए कानून, क्योंकि सरकार फ्लेक्सिबल है, जनता के लिए है। जनता की सुविधा और देखना और उनके लिए फैसिलिटेट करना ये किसी भी सरकार का काम है। हमारे पास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनको स्किल्ड कर उनके स्किल का उपयोग हम करेंगे और छोटे छोटे लोगों को भी हम प्रतिष्ठा प्राप्त कर देंगे। कोई काम हल्का नहीं है। लेबर्स को, जब तक लेबर नहीं रहेगी हमारा इंडस्ट्री नहीं चलेगी। लेबर के लिए प्रोविडेंट फंड कैसे उनके मिलना चाहिए। 27,000 करोड़ रुपया सरकार के पास अनक्लेम मनी पड़ा था, वो कामगारों को अपना अपना अकाउंट देखो और अपना आप ले जाओ। ये सरकार की मंशा ये बताती है। ये सरकार गरीब से लेकर श्रीमंत तक, स्मार्ट सिटी से लेकर आदर्श ग्राम तक और समाज के सभी वर्गों को, अभी किसान का विषय भी आपने सुना, लेबर के विषय में सरकार आमूलाग्र बदल कर रही है। न्याय के व्यवस्था में, लीगल व्यवस्था में भी कई परिवर्तन आए हैं, कई आने वाले हैं। शिक्षा नीति में आमूलाग्र परिवर्तन इस सरकार ने किया है। ये सब बातें इसके लिए काम करेगी जिसके कारण देश आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। देश की मानसिकता बदलना अपने आप में सामान्य काम नहीं है। वो काम करने के लिए सरकार ने पॉलिसीज बनाई है और केवल पॉलिसीज नहीं बनाई, उसके क्रियान्वयन की कॉन्क्रीट योजनाएं बनाई है। और इसी का कारण आज देश का व्यापारी हो, उद्योजक हो, आश्वस्त होकर जा रहा है। ये टेम्पररी फेज है। कोरोना जैसा हमने फोरकास्ट नहीं किया था, इतना बड़ा संकट से हम जूझ रहे हैं। पूरा विश्व जूझ रहा है, हमारा तो देश गरीब देश है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं वो कि ये लोग केवल, अब मेरे सामने जो सुनने वाला वर्ग है, जो समुदाय है, ये केवल सुनकर अपने घर पे चुप बैठने वाला नहीं है। ये सतत मेहनत से काम करने वाला ये समाज है, अपने समस्याओं से रास्ता निकालने वाला ये समाज है। और देश का, समाज का कंट्रीब्यूशन, योगदान करना और हमारे उत्पन्न में से कुछ पार्ट उसके लिए खर्च करना, ये समझने वाला ये समाज है। इसलिए पूरे समाज के विडोज के लिए सरकार मदद करती होगी। माहेश्वरी समाज ऐसा समाज है, अपने समाज के विडोज के लिए कोई सरकार की मदद की आवश्यकता नहीं है, समाज उसके लिए खड़ा है।
अपने समाज के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए सरकारी लोन पर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए ट्रस्टों का नियोजन हमने किया है। कम खर्चे में कम ब्याज रेट पर लोन देने की व्यवस्था उद्योजकों के लिए हमने की है। और जगह जगह पर हमारे जो भवन बने हैं वो हमारे समाज तक सीमित नहीं है, हमारी शिक्षण संस्था है हमारे समाज तक सीमित नहीं है, पूरा समाज उसका बेनिफिट ले रहा है। यह हमारे समाज की विशेषता है। फिर गौशालाएं चलाने हो, भागवत कथाएं करनी हो, मंदिरों का निर्माण करना हो, जीर्णोद्धार करना हो, कुंभ मेले के आयोजन में अपना कंट्रीब्यूशन करना हो, या कोरोना में मदद कार्य करना हो, ये सब बातों में हम आगे हैं। हम हॉस्पिटल चला रहे, हम एजुकेशन संस्था चला रहे, हम गौशाला चला रहे, हम उद्योजक चला रहे, और उद्योग के हमारे उद्योगों के माध्यम से हम लोगों को रोजगार दे रहे, और हमारी दायित्व भी हम भूलते नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार की देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना, ये दिस इज नॉट लिमिटेड अप टू इंडियन गवर्नमेंट ओनली, ये हम सबका कॉमन प्रोग्राम। सरकार इसका लीड कर रही है, सरकार इसकी पॉलिसीज बना रही है, पर हम सब लोगों को एक दूसरे को सहयोग देकर इसमें आगे लाना है। लोकल चीजों का उपयोग करो। सामान्य आदमी भी अपने जीवन में अब चाइना का विषय वो अपने छोटे छोटे बातों में सोचने लग गया। परसों हमारा एक मित्र अपने रोते हुए बच्चे को लेकर खिलौना खरीदने के लिए एक दुकान में गया, उसने खिलौना ले लिया, बच्चा रोना रुक गया, और बाद में उसने देखा मेड इन चाइना, उसने तुरंत वो खिलौना वापस कर दिया, बच्चा वापस रोने लग गया। वो दुकानदार उसको कह रहा है, भाई साहब आपको ध्यान में नहीं आ रहा, बच्चा रो रहा है और आप खिलौना वापस दे रहे हो। उसने जो जवाब दिया कि बोले भाई मेरे बच्चे को चुप कराना 2 मिनट में मैं कैसे कराना वो मैं जानता हूं, पर जो बॉर्डर पर जिनकी शहादत हुई है उसके बेटे के आंसू मैं देख नहीं सकता, ये खिलौना मेरे को नहीं चाहिए। ऐसी मानसिकता जब देश की जनता में आ जाएगी तो अपने आप हमारा देश कौन से विषय में कम है, हमने ठान लिया तो हम करके दिखाते। हमने वो कोरोना के कार्यकाल में भी दिखाया, हमने राशन का जो उत्पादन बढ़ाया देश में, हरित क्रांति करके दिखाया। आज देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जोरदार बन गया है सभी जगह पे, वो हमने करके दिखाया। हर रोज नया नया चैलेंज स्वीकारने की ताकत हमारे समाज में है, हमारे देश में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो कल्पना है सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये जो कल्पना है उसमें महेश्वरी समाज आज तक भी अपना योगदान देते आया है और आगे आने वाले दिनों में भी देगा। एक अच्छे कार्यक्रम का नियोजन आज मारू जी ने अपने उद्योजक आघाड़ी के माध्यम से बंसाली जी के नेतृत्व में और आप सब लोगों के मेहनत से किया है। मैंने सब सूची देखी है पार्टिसिपेंट्स की, जगह जगह पर बहुत अच्छा काम करने वाले अपने बलबूते पर जो खड़े हुए हैं और एक अच्छा काम चलाते हैं, कुछ ना कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे और बहुत से तो मेरे परिचित भी लोग हैं जिनको मैं कई बार दिल्ली में मिला हूं, अलग अलग कार्यक्रमों में मिला हूं। तो आप सबका भेंट इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। प्रदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातें कही है। आने वाले दिनों में जब भी कभी आपको दिल्ली का कुछ काम पड़े, सरकार का कुछ काम पड़े और मैं आपको मदद के लिए उपलब्ध यहाँ पर हूँ, जरूर आप सब लोग काम करिए। मोदी जी का जो संकल्प है वो आप और हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। नहीं रुकेंगे बढ़े कदम, मंजिल पर ही लेंगे दम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ऐसे विच्छिन्न मनस्थिति में वैश्विक महामारी में तथा संकट काल में जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते, डॉक्टर की दवा नहीं कर सकती है, वैसे हमारे घर के बड़े भाई जब हमें हौसला बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर हर मन पे होता है। समाज प्रेमियों, आज अनोखा संगम है, मेल है। भगवान श्री कृष्ण का नाम श्याम है, जो न्याय और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। वे परिवर्तन को ताकत देने वाली शक्ति है। प्रदीप यानी निरंतर चलने वाली ज्योत की चेतना। प्रदीप यानी निरंतर जलने वाली ज्योत की चेतना और माहेश्वरी समाज जो भगवान महेश की संतान है। महेश जो विष को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्रदीप जी के ज्योत की चेतना से, श्याम जी के परिवर्तन की शक्ति से इस कोरोना वायरस को हम निष्क्रिय कर देंगे और अपने उद्योग के तांडव
तांडव से हम समाज बांधव विश्व का परिवर्तन करते हुए भारत राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का संकल्प करते हैं। आज का हमारा यह कदम भारत राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का मजबूत कदम होगा। इसी भाव के साथ मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माननीय अमिताभ जी बच्चन के आवाज में एक कविता सुनाना चाहूंगा। माननीय ओम प्रकाश जी बजाज से अनुरोध है कि वे इस कविता का ऑडियो प्रस्तुत करें। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। बंधुओं, जिस तरह से प्रदीप जी पेशकार तथा श्याम जी ने हमको बताया है कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो कि जी ने हमें ई टाइप का बिजनेस, मतलब जिसका रॉ मटेरियल भी हमारा होगा, जिसकी टेक्नोलॉजी भी हमारी होंगी, जिसकी काम करने वाले मजदूर भी हमारे होंगे, जिसका रिसर्च वो भी हमारा होगा और जिसको मार्केट वो भी हमारा होगा, तभी ये पूरा आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। वो सब है, समझी है। निश्चित रूप में आप सभी के मन में कुछ सवाल होंगे। आज ये मौका है, अगर इस सवाल जवाब में आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में आपके सवाल डालिए। कुछ सवाल अभी तक यहाँ आए हैं जिसको मैं करके बता सकता हूँ। एक सवाल आया है, मोफी मध्ये सबसिडी मिळत नाही, मिळालेली सबसिडी कॅन्सल होते, यावर काय करावे? मी वाचला तो मुद्दा त्यांचा, तर डिटेल केस मारुजी तुम्ही त्यांच्याकडून घ्या। आणि काय होतं, वेग याच्या उत्तर देता येणार नाही आपल्याला, का कॅन्सल झाली आहे याचे 2-3 कारण आहेत। त्या मागच्या सरकारमध्ये, मागच्या म्हणजे आधीच्या देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होण्याच्या आधी काही गोष्टीचे युनिट्स लावले होते, तर त्या स्टेट आणि सेंट्रल याच्यामध्ये ह्या आपल्या देवेंद्र सरकारच्या वेळेला केंद्र सरकारने पूर्ण महाराष्ट्राला जो स्टेक द्यायचा होता तो संपूर्ण एकत्रित दिला आणि 60-40 जे काही रिलेशनशिप होती त्यामध्ये केंद्राचं मिळालं नाही असं म्हणून इथल्या कृषी खात्याने दिलं नाही, असं काहीतरी कॉम्प्लिकेटेड एक प्रकरण शिल्लक आहे। साधारणतः 300 युनिट महाराष्ट्रामध्ये आहेत। त्या विषयातलं जर असेल तर ते आपल्याला परसिव्ह करायचं आहे, परंतु त्या दोन्हीच्या ब्युरोक्रॅटिक अप्रोचमुळे ते तो विषय असेल, दुसरी केस असेल तर मात्र आपण नक्की त्यांचं मदत करूया। एक प्रश्न आहे सर, इज एनीबडी
wants to start new business, how this mission can be useful to go ahead? तुमच्यासाठीच आहे तो प्रश्न. कारण मारोजी आणि उद्योग समितीचे गोपाळ कासटजी दोघांसाठीच प्रश्न येतो. आपण मदत करू सगळे त्यांना. नक्कीच मदत करू सर. येस येस. मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकलंय असं की अशा प्रकारचे काही पाहिलं. विषय असतील तर निश्चितपणाने आपण सगळेजण मदत करू. पाहिलं मी ते वाचूनच मी असं सांगितलं की तुम्ही येस सर. त्या येस प्रोजेक्टच्या डिटेल्स सगळ्या समजल्या म्हणजे त्याच्यात मार्गदर्शन निश्चित करता येईल. ठीक आहे. एक जनरल प्रश्न आहे म्हणजे फायनान्ससाठी त्या बाबतीतला हा प्रश्न आहे. तर याच्यात थोडस म्हणजे ज्याला लोन आपल्याला द्यायचंय असं आहे की चॅम्पियन नावाचं एक पोर्टल सरकारने सुरू केलेलं आहे. MSME मंत्रालयाने हे सुरू केलंय चॅम्पियन. ज्या ज्या ठिकाणी आपल्याला उद्योग करताना अडचण येते किंवा आपल्याला असं वाटतं की पॉलिसी आहे पण आम्हाला मिळत नाही, तर तुम्ही तिथे ग्रीव्हन्सेस किंवा सजेशन हे दोन्ही टाकू शकता. champions.gov.in हे तुम्ही लिहून घ्या आणि चॅम्पियन्सवर टाकल्यानंतर 100% रिझल्ट मिळतो. आता रिझल्ट काय मिळतो तर आपल्या मनाचं समाधानच होईल असं नाही, तर आपलं जर चूक असेल तर ते आपल्याला करेक्ट करून सांगतात की हे तुमची चूक आहे, एवढी सुधारा, मग तुम्हाला हे देण्यात येईल. तर दोन्ही बाजूचं करेक्शन हे चॅम्पियन पोर्टलद्वारे करण्याची व्यवस्था आदरणीय नितीनजी गडकरी MSME केंद्रीय मिनिस्टर यांनी केलेली आहे. आणि बँकांच्या बाबतीत एकच मिनिट हा, बँकांच्या बाबतीत एक महत्वाची गोष्ट आहे. आपला स्वभाव आहे न भांडण्याचा, गोड बोलण्याचा. तर माजी केंद्रीय मंत्री माननीय अनुरागजी ठाकूर जे राज्यमंत्री आहेत त्यांच्याशी विशेष चर्चा या विषयावर झाली होती. ज्या बँका त्रास देतात, ज्या बँकांचे आपले उद्योग चालू असतानाही सगळं ठीक असतानाही जर का आपल्याला वेळेत मिळत नसेल काही फॅसिलिटी, तर ओम्बड्समनकडे तक्रार करायची आणि त्या तक्रारीचा नंबर किंवा जे काही डिटेल असतील ते माननीय अनुरागजींना आपल्या मार्फत पाठवायचे. तातडीने ते स्वतः म्हणाले की मी दखल घेतो आणि या विषयाची आपण तातडीने त्या बँकेला कारवाई करण्याचा प्रयत्न करू, असं त्यांनी स्वतः मला सांगितलंय. त्यामुळे त्यांच्याच विश्वासावर मी आपल्याला सांगतो की आपण ओम्बड्समनकडे तक्रार नक्की केली पाहिजे. बँकिंग लोकपाल. एक प्रश्न आहे सर का रिसेंटली आय हॅव स्टार्टेड अ न्यू बिझनेस ऑफ सीड्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड. प्लीज गिव्ह मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, एनी सबसिडी. त्यांचं नाव लिहून घ्या, आपण त्यांना सगळे ते पॉलिसी जे आहेत ते पाठवू. सध्या तरी एंटरप्रेन्योर्स प्रोजेक्ट्स का 50% लोन चलता, फिर एडिशनल सिक्योरिटी कहाँ से लावे, गाइड करें. नाही, आता एक त्यातली अडचण अशी आहे जी आपण ऑलरेडी सांगितली आहे की सुरुवातीला युनिट छोटा असताना आणि आपल्याकडे सिक्युरिटी असते आणि आपण ती सिक्युरिटी घेऊन लोन घेतो. नंतर जेव्हा वाढवायचं आहे तेव्हा एक नियम असा आहे की एक पहिलं लोन जर का विथ सिक्युरिटी असेल तर दुसरं लोन हे म्हणजे वाढीव लोन हे क्रेडिट गॅरंटीमध्ये मिळत नाही. तर त्यामध्ये कन्सिडर करावं अशी आपण मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. त्यामध्ये गोपाळजी सुद्धा मार्गदर्शन करू शकतात. अशा प्रकारची आपली गरज आहे. कारण मग जर 250 कोटी पर्यंत जर काय MSME वाढवायचं आहे तर एका बाजूला हे पण वाढवलं पाहिजे. त्यामुळे आपल्याला दोन्ही फॅसिलिटीज ऍट अ टाइम घेण्याची प्रोसिजर करावी असं आपण मागणी करतो आहोत. मला वाटतं की त्यात यश येईल. गोपाळजी बरोबर का? येस सर. येस सर. येस सर. असाच प्रश्न. आय हॅव स्टार्टेड मॅन्युफॅक्चरिंग बिझनेस इन स्टँड अप इंडिया स्कीम which states that unsecured loans can be given up to 1 crore. But for just 15 lakhs rupees, I have mortgaged my 85 lakhs property. वाचलं मी ते वाचलं. असं आहे, तर केस बघायला लागेल. स्टँडअप इंडिया ही महिलांसाठी आहे किंवा SC/ST एंटरप्रेन्योरसाठी आहे. आणि स्टँडअप इंडियामध्ये ग्रीनफील्ड उद्योग पाहिजे म्हणजे नवीन पाहिजे असं त्यातली अट आहे. तर यांचं ग्रीनफील्ड आहे का, कुठल्या वयामध्ये घेतलेलं आहे, कुठल्या स्कीम मध्ये खर्च केलाय हे बघायला पाहिजे. त्यांना आपण नक्की मदत करू शकतो. बँकेशी पण आपण बोलू शकतो.
भरपूर माहिती आज आपल्या सगळ्यांना मिळालेली आहे. रोजच्या जीवनात आम्ही व्यवसाय करीतच असतो. आपल्या आपल्या चालू व्यवसायात पर्यंत आपण मर्यादित होतो. मात्र आपण एकाच दिवसात सर्व क्षेत्रातल्या या सगळी माहिती दिल्यामुळे निश्चितच या सगळ्या माहितीचा फायदा आम्हा सगळ्यांना होईल. याचा जास्तीत जास्त मदत रूपाने सुद्धा आपण लोकांपर्यंत ही माहिती देऊ शकतो. आम्ही परत एकदा आपलं अभिनंदन करतो आणि आजच्या या कार्यक्रमाच्या शेवटच्या भागाकडे म्हणजे आभार प्रदर्शनाकडे आज भाई तथा बहनों से सादर प्रणाम. आज परिवर्तन की घड़ी है, लिए माननीय श्री श्यामजी जाजू तथा श्री प्रदीप जी पेशकार जी के साथ आज आप सभी ने पहला कदम रखा है. मैं आप सभी का आभार मानता हूँ. माननीय श्री श्यामजी जाजू के कंधों पर संपूर्ण राष्ट्र के कार्य की जिम्मेदारी है, फिर भी उन्होंने समय निकालकर अपने बड़े भाई का रोल अदा किया है, समाज को प्रबोधन किया है. मैं उनका आभारी हूँ. माननीय श्री प्रदीप जी पेशकार ने अपना बहुमूल्य समय हम सब के लिए दिया. उनका मैं आभार मानता हूँ. माननीय